बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछ कहते हैं, तो वहाँ आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर कराने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो अगर भारत माता का विचार है तो देयर इज गॉडेस मदर। इसका मतलब है कि अलग अलग तरीके से अगर सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का सवाल पूछा जाए तो बस ये की टर्म्स आने नहीं चाहिए। तो आप याद रखिए, कई बार जब हम जैसे नेशनल मूवमेंट पढ़ लेते हैं, हिस्ट्री पढ़ लेते हैं, तो चीजें हिस्टोरिकल आने लगती है, दैट शुड नॉट बी देयर। जब हम कॉन्सेप्ट लिखते हैं तो उसमें जैसे कि हमने हॉब्स का विचार पढ़ा, तो हॉब्स के विचार में हमने इंग्लैंड की घटनाएं थोड़ी लिखी, वो तो हमने उसके विचार लिखे। यदि एकाध लाइन में आप इंग्लैंड घटना का एग्जाम्पल दे सकते हैं, तो सेम थिंग इज ट्रू फॉर थिंकर्स टू। तो ये गांधी आप लिखेंगे तो गांधी को थिंकर्स में घटना के हिसाब से नहीं पढ़ेंगे, विचार एक अलग होता है, घटनाएं अलग होती हैं। तो जो की टर्म आते हैं तो हम लिखने का एक ही तरीका अपनाते हैं, कौन कौन से की टर्म यूज करें। उसमें जो मूलभूत शब्द होंगे, बाकी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का मतलब क्या है, व्हाट डज इट मीन बाय कल्चरल नेशनलिज्म, ये तो मैंने कल आपको बता दिया। तो की टर्म होगा कि गॉडेस मदर, या अरबिंदो ने कहा है कि नेशन इज लाइक, उन्होंने ये शब्द कहीं न कहीं गीता से लिया है कि नेशन इज लाइक विराट पुरुष। जो गीता में शब्द किया गया है विराट पुरुष, यानी एक जैसे, और विराट पुरुष का जिक्र तब आता है गीता में जब भगवान कृष्ण ने अपना विशाल रूप दिखाया था अर्जुन को। तो दैट विराट पुरुष का मतलब होता है कि काइंड ऑफ नेशन इज लाइक गॉड, मतलब कुछ ऐसा समझ सकते हैं कि राष्ट्र एक स्पिरिचुअल है, आध्यात्मिक है। तो विराट पुरुष का मतलब होता है कि जैसे कि राष्ट्र का अपना एक व्यक्तित्व है, राष्ट्र इज लाइक ए डिवाइन, नेशन इज लाइक ए डिवाइन स्पिरिचुअल, इसे कहा गया विराट पुरुष। अच्छा, ईश्वर कैसा होता है, हम सामान्य पुरुष हैं। तो व्हाट इज गॉड, इट इज लाइक अ लार्जर पर्सनालिटी, इवन परफेक्ट पर्सनालिटी। तो राष्ट्र कोई ऐसा कृत्रिम संस्था नहीं है। जब हमने कहा ईश्वर जैसा है, विराट पुरुष है, तो नेशन इज नॉट एन आर्टिफिशियल, इट इज नॉट ए मेड। भाई बनाया थोड़ी गया है, ईश्वर को हम बनाते हैं, ईश्वर बनता तो नहीं, बल्कि उल्टा होता है कि ईश्वर हमें बनाता है। तो जब हम ये कहते हैं कि विराट पुरुष, इसका मतलब क्या है, राष्ट्र का विचार कैसा है, ये भौगोलिक नहीं है, इट इज नॉट ए टेरिटोरियल। द नोशन ऑफ नेशन इज नॉट टेरिटोरियल, ये भौगोलिक नहीं है, अपितु कैसा है, आध्यात्मिक है। स्पिरिचुअल है, डिवाइन है, दैवी है, ईश्वरीय है। दैट इज स्पिरिचुअल, डिवाइन। तो राष्ट्र ईश्वरीय है, दैवी है। और आप देखेंगे कि इसका मतलब है राष्ट्र का निर्माण भारत में ईश्वर की इच्छा का परिणाम है, ये अरबिंदो की इच्छा नहीं है, न अरबिंदो की इच्छा है, न कुछ लोगों की इच्छा है, बल्कि भारत में राष्ट्र का निर्माण क्या है, इट इज विश ऑफ गॉड। ये, और इसलिए बार बार अरबिंदो ने कहा है कि नेशन इज लाइक सनातन धर्म, वो ऐसा है सनातन धर्म। तो सही मायने में जिसे हम हिंदू धर्म कहते हैं, उसका सही नाम है सनातन धर्म। सनातन मीन्स विच इज नॉट ओरिजिनेटेड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। सनातन मीन्स विच वॉज ऑलवेज देयर। इट मीन्स इट वॉज, सनातन का मतलब न कभी उत्पन्न हुआ, न कभी मरेगा, न कभी बूढ़ा होगा। तो दैट इज सनातन, दैट इज फॉर ऑलवेज, इनफाइनाइट, लिमिटलेस। और सामान्यतः जैसे कि पश्चिमी एशिया के देशों ने जो हमें नाम दे दिया हिंदुज्म, हिंदुज्म का नाम हमारा ओरिजिनल नहीं है, दैट वाज गिवन बाय द पीपल फ्रॉम वेस्ट एशिया। उनका सिंधु नदी, वो कहा करते थे कि सिंधु से सिंधु। तो सिंधु का मतलब एक सिंधु है सिंधु नदी, दूसरा सिंधु का मतलब सागर।
सिंधु नदी से समुद्र के बीच का जो भूभाग है दैट इज इंडस, हिंदू को नाम दिया गया। तो सनातन धर्म का मतलब वेद, और सनातन धर्म का मतलब है उसका कोई प्रतिपादक है ही नहीं। इट इज नॉट क्रिएटेड बाय एनी ह्यूमन बीइंग, सो नेचुरली इट इज क्रिएटेड बाय सम डिवाइन एंटिटी। तो जब राष्ट्र ईश्वर की इच्छा का निर्माण है, इसलिए वो आध्यात्मिक है, वो अपने आप में दैवी है, तो मानवीय नहीं है, कृत्रिम नहीं है। इसका मतलब भारत में तो राष्ट्रवाद होगा ही, चाहे कोई भी प्रवृत्ति आ जाए। भारत में तो राष्ट्रवाद आगे बढ़ेगा ही, तो दैट कैन बी इवन स्टॉप बाय एनीवन, इवन बाय द ब्रिटिशर्स टू। इसलिए आप देखेंगे जब भारत का विभाजन हो गया, जब बंगाल का विभाजन हुआ, पार्टीशन ऑफ बंगाल, अरविंदो ने कहा इट इज ऑल्सो विश ऑफ गॉड, यानी बंगाल का विभाजन हुआ है ये ईश्वर की इच्छा का परिणाम है। क्यों? क्योंकि उदारवादी ये कहा करते थे कि अंग्रेज हमारी भलाई के लिए आए हुए हैं, अंग्रेज हमारा उत्थान करेंगे, कि दे आर हियर फॉर अपलिफ्टिंग इंडियंस, दे आर फॉर द वेलबींग ऑफ इंडियंस। तो उदारवादियों की धारणा थी तो अंग्रेज हमारे शोषण के लिए नहीं है, ब्रिटिशर्स आर नॉट फॉर एक्सप्लॉइटिंग इंडिया, और अंग्रेजों ने हमारे यहाँ राष्ट्र का निर्माण कर दिया, प्रशासनिक एकता बता दी। दैट वॉज द व्यू ऑफ लिबरल्स। उन्होंने कहा कि लिबरल की ये धारणा यहाँ पे खत्म होगी। पार्टीशन ऑफ बंगाल, इसका मतलब है इट वॉज अ पार्टीशन ऑफ बंगाल और इट वॉज अ पार्टीशन ऑफ नेशनलिज्म, क्योंकि बंगाल ही तो राष्ट्रवाद का मूल केंद्र था, वहीं से स्वदेशी स्वराज्य। और अब देखेंगे पार्टीशन ऑफ बंगाल के बाद ही ये पूरा मूवमेंट आया स्वदेशी का, स्वराज्य का। अभी आप देखेंगे अर्लियर व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ लिबरल्स, रिफॉर्म इन द गवर्नमेंट। व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्सट्रीमिस्ट, इट वाज अ स्वराज्य, नॉट रिफॉर्म इन द गवर्नमेंट। तो सुधार से स्वराज्य की बात आ गई, ये क्रांतिकारियों का परिणाम था। दैट वाज अ कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्सट्रीमिस्ट। इसलिए उन्होंने कहा कि सनातन धर्म ही नहीं थे राष्ट्र, वो हमारी मर्जी नहीं, ईश्वर की यात्रा है। ऐसे में कुछ कुछ ऐसा विचार जो हीगल ने कभी कहा था, लेकिन उन्होंने अगली बात कह दी। और अब देखेंगे उन्होंने सब कुछ भगवान के ही नाम से छोड़ दिया, जो कुछ भी कहा सब उन्होंने कह दिया कि ईश्वर के नाम से ही। तो जब अरविंदो ने फिर लास्ट में बात कही कि जो भारत का राष्ट्र होगा, जैसे कि आप देखेंगे कि राष्ट्रवाद के उत्थान का अगला परिणाम था साम्राज्यवाद। पहले राष्ट्रवाद आया, फर्स्ट नेशनलिज्म केम इनटू एग्जिस्टेंस एंड सब्सिक्वेंटली नेशनलिज्म पेव्ड द वे फॉर इंपीरियलिज्म एंड कॉलोनियलिज्म। जब ब्रिटेन में राष्ट्रवाद आया, यूरोप में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, यानी यूरोप में जब राष्ट्रवाद आया, और माना जाता है कि इफ यू वांट टू ट्रेस द ओरिजिन ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, दैट इज फ्रॉम मैकियावेली ऑनवर्ड्स। मैकियावेली के बाद जो यूरोप में राष्ट्रवाद का विचार बनता, उस राष्ट्रवाद का परिणाम क्या हुआ? उस राष्ट्रवादी चिंतन से साम्राज्यवाद आगे बढ़ा, उपनिवेशवाद आगे बढ़ा। तो सवाल है कि भारत में भी राष्ट्रवाद आगे बढ़ेगा तो क्या इसका परिणाम ऐसा ही होगा? अरविंदो ने कहा नहीं, क्योंकि याद रखिए जब राष्ट्र डिवाइन होगा, स्पिरिचुअल होगा, आध्यात्मिक होगा, ये शोषण वाला हो ही नहीं सकता। और यहाँ पे इसलिए वाई अरबिंदो इज न्यू इज न्यू वेदांतिक ट्रेडिशन, क्योंकि आप देखेंगे न्यू वेदांतिक ट्रेडिशन का सीधा सा मतलब है सर्वम खलु इदम ब्रह्म। दिस ब्रह्म, ब्रह्म मीन्स गॉड, गॉड इज इवन परवेसिव इन दिस एंटायर वर्ल्ड। एवरीथिंग इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ गॉड और ब्रह्मा। ब्रह्मा का मतलब है कि गॉड है, जो भी वट एवर यू वांट टू से, गॉड, सुप्रीम पावर, मेटाफिजिकल एंटिटी। तो सब कुछ ये ईश्वर की देन है, सब कुछ ईश्वर के द्वारा पैदा किया गया है। और एक बात याद रखिए, दैट इज द बेसिक मीनिंग ऑफ स्पिरिचुअलिज्म। स्पिरिचुअल होना, धार्मिक होने का अलग अलग बात है। अब देखेंगे कि स्पिरिचुअल होने का मतलब है, स्पिरिचुअल होने का मतलब है कि जब आपको पूरी दुनिया में हर चीज डिवाइन दिखने लगे, देन यू आर स्पिरिचुअल। स्पिरिचुअल होने के लिए किसी वर्शिप करना जरूरी नहीं है, मंदिर मस्जिद में जाने की आवश्यकता नहीं है। वो इज स्पिरिचुअल।
आपको पंखे में भी भगवान दिखने लगे। नो, इट्स क्रिएशन ऑफ गॉड। स्पिरिचुअल व्यक्ति भौतिक दुनिया को कभी इनकार नहीं करता। वो ये नहीं कहता कि भौतिक दुनिया बेकार है, ये सब आदमी बेकार है, ऐसा वो कभी नहीं कहेगा। स्पिरिचुअल का मतलब है आपको पानी में भी भगवान दिखने लगे। भाई हमारे यहाँ क्यों ही बताया कि जय गंगा मैया, दुनिया में कहीं नहीं गाएगा जय मिसिसिपी मैया, ऐसा होता है क्या कभी? दुनिया में नदियां तो बहुत सारी हैं, स्वेज है, इवन मिसिसिपी है, राइन है। कभी आपने कभी सुना दैट इज अ पार्ट ऑफ सनातन धर्म, दैट इज द हाईएस्ट। आपने सुना भी होगा कि ये बात क्यों कही जाती है कि इंडिया इज मोस्ट स्पिरिचुअल कंट्री इन द वर्ल्ड। ऐसा स्पिरिचुअल, अब सवाल है धर्म है या कल्चर है, डिबेट का विषय हो सकता है। पूरी दुनिया में आज पर्यावरणवाद की धूम मची हुई है कि लोग कहते हैं पर्यावरण बचाओ पर्यावरण बचाओ। पर्यावरण का खात्मा हुआ कैसे? भौतिकवादी चिंतन से। यूरोप में आप देखा मैकियावेली, हॉब्स, मानव स्वार्थी है, फिजिक्स केमिस्ट्री। हमारा जो वेदांतिक ट्रेडिशन है पर फिजिक्स और केमिस्ट्री के द्वारा दुनिया को नहीं समझता, क्योंकि फिजिक्स और केमिस्ट्री का ज्ञान ही सीमित है। और हमारे यहाँ वैज्ञानिकों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? थोड़ा सा फिजिक्स पढ़ लिया, थोड़ा केमिस्ट्री पढ़ लिया, तो उनको क्या लगा, अब तो मैं सुपरमैन, सलमान का फैन। मतलब ऐसा फीलिंग होता है कि नाउ आई एम वेरी मच एजुकेटेड पर्सन, ओ माय गॉड ही इज अ साइंटिस्ट। अरे साइंटिस्ट का मतलब क्या है? वो दुनिया के ब्रह्मांड की पता नहीं अनंत गाथाओं में बस एक पॉइंट को जानता है। एंड इज क्लेमिंग दैट आई एम ए साइंटिस्ट, आई एम ए साइंटिस्ट। हु इज अ ग्रेटर साइंटिस्ट? इतना बड़ा साइंटिस्ट, अगर साइंटिस्ट इतने ये दावा करते हैं तो किसी मानव मरे हुए आदमी को जिला दे तो मान जाएंगे दे आर साइंटिस्ट। चंद्रमा पर पहुंच के खुराफात कर सकते हैं, नया चंद्रमा बना सकते हैं क्या? और आप देखिए आज भी अर्थक्वेक आता है तो सब साइंस। अर्थक्वेक, सुनामी, कैटरीना, तूफान है, मानव विवश हो जाता है। इसलिए व्हाट इज स्पिरिचुअलिज्म? पानी है या ईश्वर है? फिजिक्स वाले यही मानेंगे पानी है। और व्हाट इज स्पिरिचुअलिज्म, व्हाट इज सनातन धर्म? नदी नहीं है, माँ है। पान, इसको आप नदी समझियो मत, इट इज नॉट रिवर, ये पानी नहीं है। इसे आप देखिए हमारी कल्चर का पार्ट है कि नदियों को, अंग्रेज इस बात को समझ नहीं पाते थे। जब लोग नदी की पूजा करते थे उनका यार ये क्या मसला है, यहाँ तो केवल चर्च में जाते हैं, ये नदी की पूजा करते हैं, पीपल के पेड़ की पूजा करते हैं, क्योंकि दिस इज अ ट्री और गॉड लिव देयर। बंदर है या हनुमान है? ओ माय गॉड, दिस इज अ हाइट ऑफ स्पिरिचुअलिज्म। और इसलिए आप याद रखिए हमारे यहाँ प्रसाद दिया जाता है। प्रसाद का मूल उद्देश्य, ये प्रसाद क्या है? गेहूं है, चना है, आटा है। वही गेहूं, वही चना जब स्पिरिचुअल व्यक्ति देखता है तो क्या है? प्रसाद है, प्रसाद है। और इसलिए अगर प्रसाद गेहूं है, चना है, नदी है, आप भी तो ईश्वर के प्रसाद ही है। दैट इज स्पिरिचुअल अप्रोच। आप किसके प्रसाद हैं? ईश्वर के। आप ईश्वर की आत्मा, ईश्वर के अंश है, ईश्वर ने पैदा किया और आप उसी ईश्वर को भूल गए दोस्तों। और अब आ जाओ कोई, आप इस ईश्वर को भूल गए और आप याद रखिए, और लग कहां गए? व्हाट्सएप में, फेसबुक में। अच्छा, व्हाट्सएप और फेसबुक पर लगना बुरा नहीं है, बस ये समझ लेना कि हम, अच्छा आपके जो बगल में बैठा क्या है? वो भी ईश्वर की संतान है। और जब इतना बड़ा विचार आ जाएगा तो कौन अंग्रेज, कौन इंडियन, कौन हिंदू, कौन मुस्लिम? इसे याद रखिए, सनातन धर्म बिलीव्स इन अ वाइडर फिलॉसफी, वसुधैव कुटुंबकम। अब जब आप देखिए सनातन धर्म की तो फिलॉसफी इतनी बड़ी है, ये संकीर्ण धर्म की कैटेगरी में आते ही नहीं। धर्म का मतलब है हमारा पूजा पाठ, मंदिर स्थान, ये। देयरफॉर जब हम ये कहते हैं कि स्पिरिचुअल थॉट अरबिंदो का है और राष्ट्रवाद ऐसा स्पिरिचुअल होगा, स्पिरिचुअल राष्ट्रवाद
शोषणवादी होगा या एम्पावरमेंट करेगा? दैट विल क्रिएट एम्पावरमेंट। ये भलाई करेगा, सभी का उत्थान करेगा, सभी का कल्याण करेगा। इसलिए भारत में राष्ट्रवाद मानवता के उत्थान में सहायक होगा। क्योंकि हम क्या करेंगे, दुनिया को कौन सा पाठ सिखाएंगे? सर्वम खलु इदम ब्रह्म। सब में ईश्वर ही तो है, सब में परमात्मा ही तो है। और जब सब में ईश्वर है, परमात्मा है, तो हम किसी को मार क्यों रहे हैं दोस्तों? इससे हमारा दूसरे के साथ संबंध कैसा होना चाहिए? प्रेम का, सद्भाव का। ये मुंबई अर्थों प्रेम नहीं, चलते चलते लव हो जाए ना, ये प्रेम नहीं है, ये भौतिकवाद है। प्रेम में कभी व्यक्ति आजकल कैसे प्रेमी है? जो मेरा नहीं हो किसी का नहीं, अल्लाह पेटेंट करा के बैठा है, मेरा नहीं किसी का नहीं। प्रेम का मतलब है आपको ये फील हो कि दैट इज पार्ट ऑफ माई सोल, वो भी ईश्वर की संतान है। इसलिए हमारा सभी के साथ संबंध बंधुता का होना चाहिए, भातृत्व का होना चाहिए, घृणा का नहीं, द्वेष का नहीं। आप कहेंगे सर ये तो आइडियल आदर्शवादी बात ही तो है। अब जरा सोच के देखिए, इसलिए नव वेदांतिक परंपरा जैसी समानता, ये समानता का विचार है। तो समानता आध्यात्मिक होती है, संवैधानिक। संविधान से समानता बना दी गई कि सब लोग समान है, प्रस्तावना लिख दी गई, हम मानने को तैयार नहीं, मानने तैयार नहीं। इसलिए सच पूछिए, जो व्यक्ति आध्यात्मिक होता है उसके लिए जाति का, धर्म का, लिंग का, अमीर का, गरीब का भेदभाव होता ही नहीं। और सच पूछिए, सच्चा आध्यात्मिक व्यक्ति ही सच्चा संत होता है, ट्रू स्पिरिचुअल पर्सन। इसलिए ये भारत का राष्ट्र है या अध्यात्मवाद की अभिव्यक्ति है। तो जब भारत का राष्ट्र उठेगा तो दुनिया में साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद, और बिंदु ने इतना बड़ा विचार दे दिया तो साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद ये अपने आप खत्म हो जाएगा। और इसलिए आप याद रखिए, आप सच बात यही है, सच बात यही है, जिस दिन आप स्पिरिचुअल हो जाएंगे, स्पिरिचुअल व्यक्ति क्या करता है? कभी किसी पे तेजाब छिड़केगा? एसिड नहीं। स्पिरिचुअल व्यक्ति कैसा होगा? गौतम बुद्ध जैसा, जिसको सब दुनिया अपनी दिखेगी, न कोई पराया है, कोई पराया नहीं, किसी से घृणा नहीं, इसे सभी के प्रति प्रेम हो जाए। और प्रेम दैट इज स्पिरिचुअल होता है, बाहर वाला नहीं, किसी को छूने का मन कर रहा है, ये प्रेम नहीं है, देयर समथिंग एल्स। आजकल का प्रेम कैसा है दोस्त? ऐसे आजकल का प्रेम है। और याद रखिए, ये प्रेम बहुत दिन तक नहीं चलता, क्योंकि याद रखिए, सच पूछिए, सब मानव जीवन बड़ा ही विकासवान है। व्हाट इज रियल प्रेम? स्पिरिचुअल। इसलिए आपको जब हर चीज में ईश्वर दिखने लगे, तो जब हर चीज में ही ईश्वर है तो राष्ट्र कौन लाएगा? दैट इज एन आइडिया ऑफ अरविंदो। तो देयरफॉर इट इज इम्पैक्टेड बाय बंकिम चंद्र। अगला पॉइंट, तो जब आप कुछ लिखते हैं तो कुछ लोगों के नाम भी लिख देंगे। अगला पॉइंट, ये यही लिखना है, यही की पॉइंट है। क्यों? उसके बाद मैंने बता दिया। अच्छा, ये सबको लिखवाना है क्या? अगला पॉइंट, अरबिंदो अरबिंदो के अनुसार भारतीय राष्ट्रवाद भारतीय राष्ट्रवाद आध्यात्मिक है, इसीलिए इंडियन नेशनलिज्म इज स्पिरिचुअल। देयरफॉर भारतीय राष्ट्रवाद आध्यात्मिक है, इसीलिए भारतीय राष्ट्र मानवता के उत्थान में सहायक होगा। द राइज ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, द राइज ऑफ इंडियन नेशनलिज्म will promote harmony, cooperation in the world। भारतीय राष्ट्रवाद मानवता के उत्थान में सहायक होगा और
मानवता के उत्थान में सहायक होगा तथा अध्यात्मवाद को आगे बढ़ाएगा। इंडियन नेशनलिज्म is helpful for spreading the spiritualism. स्पिरिचुअलिज्म अध्यात्मवाद को आगे बढ़ाएगा, जिससे साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद स्वाभाविक रूप में समाप्त हो जाएगा। विच विल एबोलिश colonialism, imperialism automatically, जिससे साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद स्वाभाविक रूप में समाप्त हो जाएगा। Which will abolish colonialism and imperialism automatically. अरबिंदो का यह विचार बंकिम चंद्र से प्रभावित है। अरबिंदो का यह विचार बंकिम चंद्र से प्रभावित है। This idea of Aurobindo is highly influenced by बंकिम चंद्र और विवेकानंद के समान है। This is very close to the idea of विवेकानंद। This is very close to the idea of विवेकानंद। एक बात आप देख लीजिए कि आप देखेंगे और इन्होंने अरबिंदो ने कहा कि जब भारत का राष्ट्र का उत्थान होगा ये पूरी दुनिया के उत्थान में सहायक होगा। और ध्यान से आप देखिए, इंडियन सिविलाइजेशन इज द ओल्डेस्ट इन द वर्ल्ड। लेकिन एक खास बात देखिए, वी हैव नेवर अटैक एनीवन। हमने कभी विस्तार का प्रयास नहीं किया। अदरवाइज अंग्रेजों का विस्तार होता है, हमारा विस्तार होता? विस्तार तो हमारा होता। और दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। पहले जमाने में आप देखिए, पहले जमाने में इंग्लैंड में, अब डोंट टेक इट अदरवाइज, लेकिन जो तथ्य है, इंग्लैंड में, यूरोप में ईसाई धर्म था, लेकिन ईसाई धर्म के लोग आपस में लड़ा करते थे। वो सब आपस में लड़ते थे, क्रिश्चियन को लेके, प्रोटेस्टेंट को लेके। देयर वाज ऑलवेज इन फाइटिंग वाज देयर बिटवीन द क्रिश्चियनिटी। और एक खास बात है, ईसाई धर्म में केवल ब्रदर्स उनको माना गया, विच आर क्रिश्चियंस। सामान्यतः जो भाई बहन की कल्पना परंपरागत रूप में, अब यद्यपि हर धर्मों में बदलाव हो रहा है, तो हमेशा ये माना गया कि बिकॉज आप देखेंगे कि ईसाई धर्म में माना गया कि ब्रदर्स एंड सिस्टर्स मीन्स द पीपल हु बिलोंग टू देयर ओन रिलीजन। अब कल आप इमरान खान के भाषण को देख, पाकिस्तान किसी मंत्री के भाषण को देखे तो वही कहता है कि 130 करोड़ मुसलमान मुसलमान मुसलमान, यानी पूरा दे बिलीव इन इस्लामिक सॉलिडरिटी। ये तथ्य है। लेकिन अब देखिए, हिंदुज्म जब इसे विवेकानंद अमेरिका गए और जैसे उन्होंने संबोधन करना शुरू किया, व्हाई द पीपल बिकेम वेरी हैप्पी। उन्होंने कहा कि ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, अमेरिकन ये नहीं सोच पाए थे कि दूसरा धर्मावलंबी हमें भाई और बहन कैसे कर सकता है। बिकॉज व्हाट आवर फिलॉसफी टीच, टॉलरेंस। विश्व बंधुत्व का विचार आप देखेंगे एक ही पार्ट में बार बार आता है, उसका नाम है कल्चरल नेशनलिज्म। इसमें हमेशा आधिपत्य की बात नहीं, शोषण की बात नहीं, हिंसा की बात नहीं। और अभी स्वाभाविक रूप में क्या है, हर जगह विस्तारवाद की प्रवृत्ति है कि हमारी मान्यता एकमात्र सच है, हमारी मान्यता पूर्ण रूप में सच है। देयरफॉर हिंदुज्म में हमेशा टॉलरेंस की टेंडेंसी रही है। उसके बहुत सारे एग्जाम्पल आप बाहर भी देखेंगे, अंदर भी। ये जब हमारे यहाँ भी राजनीतिक तौर पे सब चीजें हो ही रही हैं, सब अपने अपने पॉलिटिक्स को आगे बढ़ा रहे हैं, तो धर्म का भी प्रयोग राजनीतिक है, वो विवाद हो सकता है। लेकिन वास्तविक तौर पर अगर इस स्पिरिचुअलिज्म की फिलॉसफी आप देखेंगे तो हमने तो मानवता के बीच ही एकता स्थापित करने का प्रयास किया। इसे सवाल है, ये भारत के राष्ट्र का उत्थान होगा या साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद का समूल खात्मा हो जाएगा। और आप देखिए, चाहे अमेजन के जंगलों में आग हो, चाहे भौतिकवाद की बढ़ती प्रवृत्ति हो, भौतिकवाद से दुनिया त्रस्त है। कहीं गरीबी, कहीं पर्यावरण, समस्याओं का समाधान कहाँ मिलेगा आपको? स्पिरिचुअलिज्म में।
और आप खास तौर पे देखेंगे वी हैव ऑलवेज ओपन टू द डाइवर्सिटीज, हमने हमेशा स्वागत किया किसी का भी। अदरवाइज आप देखेंगे भारत में दुनिया का हर धर्मावलंबी रहता है, भारत में दुनिया का हर धर्मावलंबी रहता है। पूरी दुनिया में आप घूम जाइए, ऐसा देश आपको कहीं नहीं मिलेगा पूरी दुनिया में। छुटपुट घटनाओं को छोड़ दिया जाए तो वी आर लिविंग वेरी पीसफुली, बिकॉज वाई आवर कल्चर टीचेस दैट। बल्कि यहाँ आप देखेंगे हिंदुज्म और इस्लाम भी आपस में मिल के क्या बना, सूफिज्म। जो सूफिज्म क्या है, दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ हिंदुज्म इस्लाम। यहाँ पे समस्या नहीं है। इसलिए आप देखेंगे कि दैट इज अ कल्चरल नेशनलिज्म, लेकिन इसकी एक आलोचना भी है जो हम कह सकते हैं। लोगों ने कहा भाई जब कल्चरल नेशनलिज्म की बात आप करते हैं तो सारे एग्जाम्पल तो काली माता की बात, भारत माता की बात, तो हो सकता है कोई धर्मावलंबी इस बात को ना मानता हो। यानी इट इज भाई भारत में तो राष्ट्रवाद कैसी प्रवृत्ति के, भारत में क्रिश्चियंस भी थे, सिख भी थे, मुस्लिम, जैन। तो बार बार जब ऐसे राष्ट्रवाद की बात आप करते हैं तो कैसे आप बाकी धर्मावलंबियों के साथ व्यवहार कैसे करेंगे। लेकिन ये इनके समर्थकों का तर्क ये है कि हम धर्म की बात ही नहीं कर रहे हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं, कल्चर। और इंडिया का एक कल्चर है, इसी को सांस्कृतिक राष्ट्रवाद कहा जाता है। तो लास्ट पॉइंट अब लिख लीजिए अगला। अगला पॉइंट, अरविंद अरविंद के अनुसार भारतीय राष्ट्रवाद राजनीतिक या भौगोलिक नहीं है। इंडियन नेशनलिज्म इज नॉट अ पॉलिटिकल और जोग्राफिकल। भारतीय राष्ट्रवाद भौगोलिक या राजनीतिक नहीं है। इंडियन नेशनलिज्म इज नॉट जोग्राफिकल, इट्स नॉट टेरिटोरियल, लेकिन यह एक आध्यात्मिक है, इट इज स्पिरिचुअल। इनका यह विचार उपनिषदों और गीता से प्रभावित है। दिस आइडिया ऑफ अरबिंदो इज वेरी मच इन्फ्लुएंस्ड बाय उपनिषदास एंड गीता। उनका यह विचार उपनिषदों और गीता से प्रभावित है। अंतिम पॉइंट अगला पॉइंट है, और उन्होंने इन्हीं राष्ट्रवादी विचारों का व्यावहारिक प्रयोग स्वराज्य, स्वदेशी, राष्ट्रीय शिक्षा के रूप में किया। द प्रैक्टिकल यूज ऑफ दिस नेशनलिस्ट आइडिया, इन्हीं विचारों का व्यवहारिक प्रयोग स्वराज्य, स्वदेशी, राष्ट्रीय शिक्षा के रूप में किया। Practical use of this nationalist idea was practiced in form of Swaraj, Swadeshi, self-rule, national education का प्रयोग किया गया। अब इसी बात को, अब जैसे कि हमने बताई दिया वेदों का एक इम्पैक्ट है, उपनिषद का एक इम्पैक्ट है, ऐसा है अरबिंदो का राष्ट्रवाद। हीगल का भी एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, हीगल। लेकिन हीगल में खास बात है, हीगल ने कहा कि राष्ट्र का उत्थान जर्मनी में ही होगा, जर्मनी में सर्वोच्चता की बात होगी। अरबिंदो ने कभी सर्वोच्चता की बात नहीं कही, विश्व बंधुत्व, सहिष्णुता। इसलिए आप देखेंगे विवेकानंद के नाम पे तो आज लोग पॉलिटिक्स करते हैं। विवेकानंद का जो हिंदुज्म का विचार है उसमें टॉलरेंस बड़ा जबरदस्त है। और विवेकानंद के गुरु थे रामकृष्ण, जो कहा भी करते थे कि पानी को कोई वाटर कहे, जल कहे, इससे पानी का नेचर नहीं बदलता।
इसे देयर में भी द वेरियस पाथ फॉर अटेनिंग द गॉड, ईश्वर को प्राप्त करने के तमाम तरीके हो सकते हैं। इसलिए ये सांस्कृतिक राष्ट्रवाद एक नया विचार था जो यूरोप में नहीं था, जो वेदों में था, उपनिषदों में था। तो एक नया विचार आया और अब देखेंगे इसका प्रैक्टिकल बहुत पार्ट आप देखेंगे। इस राष्ट्रवादी विचार ने क्या किया, भारत, अगर प्रैक्टिकल बात जो हम लिखते नहीं, जो हिस्ट्री में पढ़ते हैं, इस राष्ट्रवाद की भावना ने भारतीयों में कुछ आत्मसम्मान तो जगाया। Even self-respect was very important for even promoting a kind of pride in Indian. तो अब भारतीय समझा करते थे यूरोप ही श्रेष्ठ है, इसलिए अपने तिलक ने कभी विदेशी कपड़े नहीं पहने, उनका पहनावा बिल्कुल भारतीय था। तो उन लोगों ने, और ये राष्ट्रवाद का बड़ा प्रभाव था कि व्यवहारिक रूप से गणपत महोत्सव पता नहीं किन किन माध्यमों से राष्ट्रवाद को आगे बढ़ा दिया। और एग्जाम्पल ये भी है कि जब ये सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात करते थे तो इन्होंने सारे तरीकों को, उदारवाद के सारे तरीकों को बदला। उदारवाद का विरोध कैसा था, संवैधानिक, उन्होंने कहा ना संवैधानिक नहीं, स्वदेशी स्वराज्य बाइकॉट, कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं, इनका गोल रिफॉर्म नहीं है, स्वराज्य हो गया। और इन्होंने भारतीयता की बात की कि भारत पर गर्व करने की आवश्यकता है। और इसलिए अरबिंदो ने कहा भी कि हमारे देश की पराधीनता कारण ये युवाओं की कुंठा है, युवाओं का निराशावादी अप्रोच है। अगर इफ दे बिकम द पॉजिटिव ऑप्टिमिस्ट, अगर ये आशावादी हो जाते हैं तो निश्चित तौर पर हम अंग्रेजों से लड़ाई जीत लेंगे। लेकिन लड़ाई अंग्रेजों से ही थी या पूरे दुनिया को मुक्त करने की बात थी। इसलिए कई बार आप देखते हैं ये बात लोग कहते हैं भारत विश्व गुरु बनेगा, भारत विश्व गुरु बनेगा। तो विश्व गुरु बनेगा विचारों से, आधिपत्य से नहीं, लड़ाई से नहीं, शोषण से नहीं। और विचार कौन है, विश्व बंधुत्व। और इसलिए एक बार निबंध आया था कि हमें भारतीय होने पर गर्व क्यों होना चाहिए, दैट इज रीजन, सहिष्णुता, टॉलरेंस, विश्व बंधुत्व, अध्यात्मवाद, भौतिकवाद, ये पूरी दुनिया को हमने सिखाया। और यकीन मानिए आज भी जब दुनिया में कोई गुरु की तलाश में आता है तो वो भारत की जमीन को एक बार तलाश करते हैं। कई बार गुरु मिलता है, कई बार गुरु घंटाल मिल जाते हैं, दैट इज द प्रॉब्लम। एंड यू विल बी सरप्राइज्ड नो दैट द चेयरपर्सन ऑफ, उसका नाम कौन है, एप्पल का, स्टीव जॉब्स। स्टीव जॉब्स उत्तराखंड में है, उत्तराखंड में नीम करौली का टेम्पल है, अभी भी वहां पे नैनीताल के बगल में है। स्टीव जॉब्स बहुत डिप्रेशन में थे, जब उनको लगता दुनिया बिल्कुल, कई बार हमारे भी जीवन में ऐसा होता है, बहुत डिप्रेशन में थे, उनको लगता दुनिया में कुछ है ही नहीं, दुनिया खत्म हो जाएगी। देन ही केम इन नैनीताल, और वहां पे नीम करौली, अभी वहां पे टेम्पल है, बड़ा अच्छा टेम्पल है वहां पे। तो लोग बताते हैं कि जब वो जाने लगे स्टीव जॉब्स तो उनका कि बाबा कुछ प्रसाद नहीं दोगे, तो बाबा सेब खा रहे थे, आधा कटा था, वही सेब दे दिया। और देन स्टीव जॉब्स बिकम वेरी सक्सेसफुल पर्सन। इसलिए एप्पल का लोगो क्या है, वही एप्पल। दैट इज ए स्पिरिचुअल इंपैक्ट ऑफ इंडिया। इंडिया इसके लिए जाना जाता है। लेकिन आजकल तो बाबा भी ऐसे घोटालेबाज हो गए दोस्तों, प्रॉब्लम आ गई। तो हर चीज का डीजनरेशन तो होता ही है। ये उनका राष्ट्रवाद था, ये सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। लेकिन अरबिंदो के जीवन का दूसरा चरण, नेक्स्ट हेडिंग चेंज कर लीजिए, बताइए। देख, गांधी के सत्याग्रह में थोड़ा एक फर्क था। अरबिंदो इस बात को मानते थे कि अगर सठे साठ्यम समाचरित, गांधी ने कभी नहीं कहा, गांधी ने कहा कि अरबिंदो बिलीव इन टेट फॉर टैट। अरबिंदो के सत्याग्रह या स्वराज्य, गांधी के स्वराज में एक फर्क है। या इसे कहते हैं पैसिव रेजिस्टेंस, निष्क्रिय प्रतिरोध, शांतिपूर्ण विरोध। गांधी कहा करते थे आपको किसी भी कीमत पे हिंसा नहीं करनी है। अरबिंदो ने कहा कोई आपको मार रहा है तो हिंसा क्यों नहीं करनी है। भाई भगवान कृष्ण ने हिंसा की कि नहीं की, सही कारणों के लिए हिंसा भी जायज है। और यही विचार था जिसने सारे उन क्रांतिकारियों को आगे बढ़ा दिया, अंग्रेजों को बम मारना शुरू कर दिया। उनका शर्म नहीं आती, मुट्ठी भर लोग आके तुम्हारे पर शोषण कर रहे हैं, युवा हो कि तुम बैठे हुए हो, भारत माता को नोच रहे हैं, शर्म आती है यार, तुम लोग जवान आदमी हो, ऐसे काम कर रहे हो। उनका क्या करेंगे, बम मार दो। इसे आप याद रखिए, एक्सट्रीमिस्ट इन्हीं लोगों ने वो विचार दिया जिससे भारत में क्रांतिकारियों का उद्भव हुआ। और क्रांतिकारियों ने कम से कम अंग्रेजों को मारकर ये तो बता दिया कि दे आर नॉट इनविंसिबल, वो अजय नहीं है।
और 1906 में जब रसिया को जापान ने पीटा, ये धारणा मिथ हो गई, यूरोपियन आर द मोस्ट सुपीरियर, क्योंकि यूरोप ने यही धारणा फैलाकर भारत पे साम्राज्यवाद स्थापित कर लिया था। और विंडोज वैचारिक धारणा को तोड़ना चाहते थे। नो, वी आर सुपीरियर, कि हम सिविलाइजेशन तो रियल हमारे यहाँ। तुमने तो शोषण बताया, वार का तरीका तुमने बताया, भौतिकवाद बताया, वो ठीक नहीं है। ये राष्ट्रवाद में तो आपके शोषण है। देयरफॉर ही रीजनरेटेड अ काइंड ऑफ सेल्फ प्राइड इन इंडियंस। और आप देखेंगे उन्होंने भारतीयों में क्या कि आशा भर दी, जोश भर दी, आत्मसम्मान भरा, तभी तो आजादी की लड़ाई आगे बढ़ी। और द नेशनल मूवमेंट बिकेम अ काइंड ऑफ मास वाइड मूवमेंट। हम ये तो नहीं कहेंगे मास मूवमेंट, क्योंकि दैट क्रेडिट गोज टू गांधी। और गांधी ने भी तो इनडायरेक्टली यही स्पिरिचुअल तरीका अपनाया। और थोड़ा गांधी का अलग था। गांधी कहा करते थे किसी भी कीमत पर हिंसा नहीं, जो हिंसा करे उसके खिलाफ भी नहीं, क्योंकि दिल बदलो। और हिंसा से शरीर पे हिंसा लगती है कि दिल पे लगती है? कोई आपको कितना मार कर कहे मुझसे प्रेम करोगे, मार के प्रेम होता है यार? वो तो अंदर से होता है। मोरलिटी एंड अहिंसा। हिंसा क्या? हम नहीं समझ पाया प्रश्न क्या पूछ रहे हैं। एक्सट्रीमिस्ट नहीं, मॉरलिटी की बात तो देखिए आध्यात्मिक बात करते थे। और आध्यात्मिक का मतलब है जो वेदों की फिलॉसफी, हमने कहा सर्वम खलु इदम ब्रह्म, तो सब ईश्वर की संतान है। इस वजह से अभी अध्यात्म समझिए, नैतिकता ऐसी बात करते थे। लेकिन अगर कोई गलत रास्ते पर उसको करेक्ट करने के लिए 2-4 बम मारा जा सकता है। दुर्योधन गलत रास्ते पे था कि नहीं? तो प्रयोग किया गया, बल का प्रयोग किया गया। और कहा जाता है गीता रहस्य जब तिलक ने लिखा, तिलक मेनवाजी मांडले, जब तिलक मांडले में गए तो संयोग की बात है, तिलक ने कहा भगवान कृष्ण मुझसे मिलने आए जेल में। अच्छा, हमारे जेल में भगवान कृष्ण पैदा भी हुए थे, इस उनका जेल से संबंध है। और संयोग की बात है जब ये विचार इन्होंने लिखना शुरू किया तो अंग्रेजों के जमाने के जरण के पीछे आ गए। जब उन्होंने ऐसे राष्ट्रवादी विचार देखे तो तिलक को तो कहा जाता था वॉज द फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट। तिलक ने बेचैनी पैदा कर दी अंग्रेजों में, विचार देकर या बंदूक उठाकर। एन आइडिया कैन चेंज द लाइफ। विचार ही तो मूल है। तो तिलक ने अनरेस्ट पैदा कर दिया, अरबिंदो ने उसको आगे बढ़ा दिया। अरबिंदो के प्रेस पे छापा मारा गया, अंग्रेजों ने छापा मारा। तो लाल लाजपत राय प्रेस चलाते थे, अरबिंदो लिखते थे। लाजपत राय से पूछा अब लिखता कौन है? उनका हमें पता ही नहीं कौन लिखता है। वो अच्छा, तुम्हें पता नहीं कौन लिखता है? अच्छा, अंग्रेजों की पुलिस बड़ी सख्त सख्त थी, उस जमाने में लॉ एंड ऑर्डर बहुत बेहतर था। तो अंग्रेजों ने सीधा निशाना लिया अरबिंदो पर, अरबिंदो को पकड़ा गया, वो जेल में गए। और जेल में संयोग से 1910 की बात है, और जेल में जाते पता नहीं क्या उनको भी भगवान कृष्ण मिल गए। जैसे जेल में गए उनके जीवन का स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। भारतीय चिंतन में ये बात समझ में नहीं आती कि लोगों के विचार अब बदल गए। कुछ ही लोगों के विचार नहीं बदले, अम्बेडकर और गांधी के, बाकी लोगों के विचार बदले हैं। एम एन रॉय के विचार बदले, अरविंदो के विचार बदले। एंड नाउ अरविंदो फ्रॉम नेशनलिस्ट टू बिकेम द ह्यूमनिस्ट। तो जेल में भगवान मिल गए। अच्छा, भगवान कैसे मिले इसका बताना कठिन है, कब मिले? भाई देखिए, तो आध्यात्मिक है। तो अब अगला हेडिंग है अरविंदो का मानवीय एकता का विचार, द आइडियल ऑफ ह्यूमन यूनिटी। और शायद अरविंदो को इस कारण से हम ज्यादा पढ़ रहे हैं, मानवीय एकता का विचार, द आइडियल ऑफ ह्यूमन यूनिटी। मानवीय एकता का विचार। अच्छा, अरविंदो को जो पुलिस ने पकड़ा और जैसे बेल पर बाहर आए, अपना सामान बोरिया बिस्तर लादा और फ्रांस पुडुचेरी चले गए। अब दैट टाइम पौंडीचेरी वाज अंडर द सब्जेक्ट टू द फ्रेंच रूल। तो यहाँ पे ब्रिटिशर्स का शासन था, फ्रेंच का वहां पे शासन था। इसका मतलब है अब अंग्रेजों ने पकड़ नहीं सकते थे। और जाके पुडुचेरी चले गए और उन्होंने एक बड़ा सा आश्रम बनवाया। वो आज भी बड़ा फेमस है, लोग वहां पे जाते हैं।
पूरी दुनिया से लोग आते हैं। और अरबिंदो, जैसे अरबिंदो ने कहा अब भगवान कृष्ण ने हमें नए मार्ग पर जाने का आदेश दे दिया है, सारे गर्मपंथी पहुंचे, उनका बाबा माँ का क्या होगा, माँ को छोड़ दिया, अभी भारत माता की, उनका माँ को कोई समस्या नहीं होगी। उसके बाद तो सारे सारे लोग बोलते, उनका बाबा आपने कहा था, भगवान कृष्ण ने कहा कर्म योगी बनो, आप तो योगी बन गए, कर्म कौन करेगा, कौन लड़ाई करेगा, उनका चिंता मत करो, भारत माँ सुरक्षित है। अब लो, विचार बदल गया। जितने क्रांतिकारी थे, इसी याद रखें, गांधी बाबा परफेक्ट थे राष्ट्रीय आंदोलन के लिए, नहीं तो अंग्रेजों दो चार बम मारकर अंग्रेजों से शासन जीत लेना इतना आसान नहीं था। लेकिन अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से नेशनल मूवमेंट में कंट्रीब्यूशन किया। तो अब इन्होंने मानवीय एकता की बात कैसे की? अच्छा, अरबिंदो तो शुरू से इतने बड़े विद्वान थे, जर्मन जानते थे, फ्रेंच, लैटिन, इंग्लिश, बंगाली यहां आके सीख लिया। तो अब उन्होंने मानवीय एकता का विचार दिया और उन्होंने मानवीय एकता में पूरा बताया कि समाज का विकास कैसे हो रहा है, ह्यूमन एवोल्यूशन, द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, एक्सप्लेन ऑल थिंग्स। तो मानवीय एकता का मतलब क्या है? तो पहला, उन्होंने समाज के विभिन्न चरणों के विकास की व्याख्या की। He explained the various stages of evolution of society. उन्होंने समाज के विकास के विभिन्न चरणों की व्याख्या की। He explained the various stages of evolution of society, जिसमें पहला स्टेज समाज के विकास का होता है सिंबॉलिक, सांकेतिक। समाज के विकास का जो पहला चरण है सिंबॉलिक, सांकेतिक। अब सिंबॉलिक का मतलब है यह समाज के विकास का यह आरंभिक रूप है। दिस इज द इनिशियल फेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। समाज के विकास का यह आरंभिक रूप है जहां जनजाति समाजों का विकास हुआ। वे ट्राइबल सोसाइटीज, जहां जनजाति समाजों का विकास हुआ, वे ट्राइबल सोसाइटीज। ट्राइबल सोसाइटीज एग्जिस्टेड इन द वेरियस पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, कि जहां पे जनजाति समूह का उद्भव हुआ। और वाइट वॉज सिंबॉलिक, क्योंकि जनजाति समूह के द्वारा अनेक संकेतों के आधार पर जीवन चलता था, परंपराओं के आधार पर जीवन चलता था। तो दैट वाज द इनिशियल बिगिनिंग ऑफ सोसाइटी एंड सिविलाइजेशन। तो अभी इन्होंने अपना एक सामूहिक जीवन इनका था। अब इस समाज में धर्म वगैरह का विकास बिल्कुल नहीं हुआ था। व्हाट इज धर्म, मॉरलिटी, दैट वाज नॉट एग्जिस्टेड एट दैट टाइम एट ऑल। ये सिंबॉलिक था। लेकिन दूसरा, समाज के विकास का दूसरा चरण कैसा हुआ? टाइपल। अब टाइपल को आप कह सकते हैं कि वही बता रहे हैं, टाइपल कह सकते हैं कि अंकित। ऐसी बातों को आप देवनागरी लिपि में भी लिख सकते हैं टाइपल, बजाय एग्जैक्ट हिंदी में बात करें। सो दैट वाज द टाइपल। तो टाइपल का मतलब अगला, जब समाज में, अभी नोट्स आप बंद कर दो, नोट्स बंद कर दो, नोट्स क्लास में देखने नहीं चाहिए। किताब, नोट्स सब घर पे जाके पढ़िए, एक बार मुझे देख लीजिए केवल।
क्लास में केवल मेरे तरफ ध्यान रखिए, बाकी आप नोट्स पढ़ना है सब घर पढ़ लीजिएगा, ध्यान भटकाइए नहीं। एप्पल, तो क्या लिखा आपने? समाज में धर्म नैतिकता का महत्व बढ़ने लगा। रिलीजन, morality became important factor in society. समाज में धर्म और नैतिकता का महत्व बढ़ने लगा और समाज के नियंत्रण के लिए विभिन्न प्रकार की धार्मिक ग्रंथों का भी निर्माण हुआ। वेरियस रिलीजियस स्क्रिप्चर्स will also form for regulating the societies. समाज को नियंत्रित करने के लिए विभिन्न प्रकार के धर्मों का भी निर्माण हुआ, नैतिकता का निर्माण हुआ, मॉरलिटी बिकेम इम्पोर्टेंट, रिलीजन बिकेम इम्पोर्टेंट। अच्छा, इसको अगर देखना हो तो पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अंडमान में आप जाइए, अंडमान में जो सोसाइटी है, देयर इज नथिंग लाइक रिलीजन, मॉरलिटी, वहां ऐसा धर्म वगैरह नहीं है। कुल मिला के एक समाज में बिल्कुल आदिमकालीन जीवन, इट्स लाइक प्रिमिटिव सोसाइटी। तो जिसे प्रिमिटिव कम्युनिज्म मार्क्स ने कहा था, वही अरबिंदो क्या है? सिंबॉलिक। और जिसे एक तरीके से ऐसा लिखिएगा मत, क्योंकि किसी विद्वान ने कंपेरिजन नहीं किया है, हम एक एग्जाम्पल आपको बता रहे हैं समझने के लिए। हम रेफरेंस में खास तौर पे वही बात करते हैं जो सम ग्रेट स्कॉलर है सेड। अपने से कोई बात लगी, एग्जामिनर को पसंद आए ना, उसमें घाटे की संभावना ज्यादा होती है। तो हमें हमारी कोई बात एथेंटिक होनी चाहिए, बस ऐसे हवा में नहीं। तो टेबल, और उसके बाद आप देखेंगे, अब मान लीजिए इट वॉज लाइक ए स्लेवरी, दासव युवा था। उसके बाद जो समाज बढ़ा है, इट वॉज ए कन्वेंशनल। उसके बाद समाज परंपरागत समाज आया, कन्वेंशनल। परंपरावादी या रूढ़िवादी कह लीजिए, कन्वेंशनल सोसाइटीज। हम आपको याद दिला दें, धर्म नैतिकता में कुछ और है, लेकिन समाज ने उसे कुछ और बना दिया। अब देखेंगे वेदांत की, जैसे उपनिषद की बात, वेदांत का मतलब है जो वेदांत का मतलब उपनिषदों का सारांश, जो उपनिषदों का सारांश है, वो जो उपनिषदों में जो लिखा गया है वो वेदांत है। और नौ वेदांतिक का मतलब है वेदांत की परिभाषा जो नए लोग से वर्तमान में कर रहे हैं, या न्यू वेदांतिक। तो वेदांत तो कब से लिखा गया है? हजारों साल पहले। भाई वेदांत 18वीं शताब्दी 19वीं शताब्दी में नहीं लिखा गया। तो whosoever reinterpreting the Vedanta, they are न्यू वेदांतिक। लेकिन आप देखेंगे हमारे धर्म की परंपराएं कितनी उच्च है कि सब ब्रह्म है, सब ईश्वर है। और वो ध्यान से देखिए, अगर जस्ट यू गो बैक टू द पास्ट, आप देखेंगे महिलाओं का स्थान कितना ऊंचा था। हमारे यहाँ समाज में महिलाओं को भी नीचे स्थान दिया ही नहीं गया। अब देखेंगे, इसीलिए अब बहुत उपासना पद्धति, पता नहीं लोग ऐसे उपासना कहते हैं, पार्वती पहले आती है, शिव पहले आते हैं। पार्वती क्या? गिरिजा शंकर, करेक्ट। पहले आप देखेंगे, पहले राधा आते हैं, पहले कृष्ण। क्यों? अब देखिए, यानी अब ये बात अपने आप में। अच्छा, आप तो हिस्ट्री पढ़ते होंगे, वैदिक काल में क्या ऐसा महिलाओं का डिफ्रेंसिएशन था क्या? अच्छा, वैदिक काल तो कहाँ नहीं था। इसका सीधा सा मतलब है, यानी जो बातें धर्म नैतिकता में हो, समाज कई बार उसको तोड़ मरोड़ के अपने हितों के लिए लगा लेता है। इसने बार बार कहा है, जैसे हमारे समाज में जो विकृतियां पैदा हुई, उसके लिए वेदा इंपॉर्टेंट है, उपनिषद इंपॉर्टेंट है, पर पढ़ के देखो उसमें क्या लिखा गया है। उसमें तो ऐसा डिफ्रेंसिएशन कहीं है ही नहीं है। लेकिन हमने क्या मान लिया कि ना भाई वही रिस्पॉन्सिबल है,
वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है, लोगों ने अपने स्वार्थों के लिए अलग अलग तरीके से प्रयोग कर लिया। तो कन्वेंशनल सोसाइटी में क्या हुआ, परंपरा, रूढ़ियां, धर्म, नैतिकता पीछे आ गए, महत्वपूर्ण क्या बन गई। और हर धर्म के साथ ये प्रॉब्लम आई है, हर धर्म के साथ प्रॉब्लम आई है। तो इसमें कन्वेंशनल सोसाइटी कैसी, अगला पॉइंट। लेकिन आप याद रखिए, जब भी एग्जाम में लिखने इन सब चीजों को एक दो लाइन में निकल के आगे, क्योंकि लिखना हमें आगे है, विस्तार तो आगे करना है, किन चीजों का विस्तार करना है, किन चीजों को, तो उसको हम हमेशा ध्यान रखते हैं कि इसको शॉर्ट कर दिया, उसको एक्सपेंड कर दिया। तो यहाँ पे क्या है, समाज में विभिन्न प्रकार की परंपराएं, रूढ़ियां, वेरियस ट्रेडिशंस, कन्वेंशंस बिकेम इम्पोर्टेंट इन सोसाइटी। जब समाज में अनेक प्रकार की परंपराएं, रूढ़ियों का महत्व आ गया, और समाज में विषमता को भी व्यवस्थित कर दिया गया। इवन इनइक्वालिटी ऑल्सो बिकेम सिस्टमेटिक। समाज में विषमता को भी व्यवस्थित कर दिया गया। इवन इनइक्वालिटी ऑल्सो बिकेम सिस्टमेटिक। समाज में विषमता को व्यवस्थित कर दिया गया, दैट वाज अ कन्वेंशन। तो आप मान सकते हैं कि लगभग ये सामंतवादी समाज था। अगर हम सामान्य कंपैरिजन करें, जो भी आपने पढ़ा, कैसे सोसाइटी का डेवलपमेंट हुआ, और उनका जो ध्यान मुख्यतः था, जब अरबिंदो लिख रहे थे, अरबिंदो पढ़ने गए थे लंदन में, तो उन्होंने जब इंग्लैंड में पढ़ाई भी की, तो उन्होंने देखा जिस नए समाज का उद्भव इसके बाद हुआ, चौथा नंबर, उन पर उनका खास ध्यान था, इन पे नहीं। अब कोई विद्वान जब अपनी बात कहता है, थोड़ा सा जैसे मार्क्स का मूल ध्यान किस पे था, पूंजीवाद पे। तो जब भी आप मार्क्स को लिख रहे हैं तो बाकी चीजों को शॉर्ट करिए, एक लाइन में लिख के आगे निकल जाइए, फोकस हो कैपिटलिज्म। अब ये लिखने का तरीका होता है। तो यहाँ पे भी अरबिंदो का ध्यान जो चौथे स्टेज में समाज होगा, दैट इज इंडिविजुअलिस्टिक रेशनल, जो व्यक्तिवादी तार्किक समाज आया। तो ये समाज कैसा था, इंडिविजुअलिस्टिक एंड रेशनल। ये समाज व्यक्तिवादी था, तार्किक था। अब आपको बता दें, व्यक्तिवादी समाज, तार्किक समाज किसकी देन है, उदारवाद। यानी इट वाज इन फैक्ट लिबरलिज्म। भाई व्यक्तिवादी तार्किक समाज कहां से आया, यानी हर बात को विज्ञान, डिस्कवरी ऑफ साइंस। और बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है, यूरोप सेड दैट दे आर मोर सिविलाइज बिकॉज ऑफ डिस्कवरी ऑफ साइंस। न्यूटन का नियम, गैलीलियो, और मशीन, रेल, दैट वजह, यही जो तार्किक का मतलब वैज्ञानिक चिंतन, धर्म नहीं रही, परंपरा नहीं रही, अब क्या महत्व हो गया, विज्ञान, साइंस। और हमने ये मान लिया कि साइंटिफिक एवोल्यूशन इज द हाईएस्ट पैडल ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ सिविलाइजेशन। विज्ञान आ गया, हमारा पूरा उत्थान हो जाएगा, मानवता का विकास हो जाएगा। और इंग्लैंड के लोगों ने इसी आधार पर पूरी दुनिया पे शासन किया। और आज भी आप देखेंगे कि आज के युग में, इसीलिए आप सच मानिए, अरबिंदो इज अ ग्रेट मॉरल फिलोसफर। जब इथिक्स में नैतिक विचारकों की बात पढ़ेंगे, अरबिंदो की बात न पढ़ें, ऐसा नहीं हो सकता। और सच मानिए, हमारे यहाँ जो उदारवादी थे, उदारवादी किस बात से बहुत खुश थे, अंग्रेजों के इसी से व्यक्तिवादी। अच्छा, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी किसका परिणाम था, संसदीय शासन किसका परिणाम था, ईशंतन का। अब इसी का रिएक्शन कौन आया, समाजवाद। सोशलिज्म केम इन द रिएक्शन ऑफ इंडिविजुअलिस्टिक, रेशनलिस्टिक। लेकिन समाजवादी भी तो ये कहा करते थे कि हम तार्किक हैं। सोशलिस्ट ऑलवेज क्लेम दैट दे आर मोर रेशनल, वो बहुत तार्किक हैं, उनको वही मशीनों की बात करते थे। इसका मतलब है
इन्होंने भौतिक विकास को सर्वोच्च विकास माना। और यानी यूरोप का हाईएस्ट डेवलपमेंट कहाँ है? यहां। दैट इज एपेक्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सिविलाइजेशन फॉर यूरोप, यही तो है। और संयोग की बात देखें, गांधी की विचार भी बिल्कुल, गांधी भी इंग्लैंड में गए तो यही बात हिंद स्वराज में गांधी ने लिखी। और हिंद स्वराज में गांधी ने कहा कि अंग्रेज अपने आप को बहुत सभ्य मानते हैं। उनका कैसे? उनका इन्होंने हम बैलगाड़ी से चलते हैं और रेल से चल रहे हैं, तो दे आर सेइंग दैट दे आर मोर सिविलाइज्ड बिकॉज दे आर यूजिंग रेल। और गांधी ने कहा कि हम कुएं से रस्सी से पानी निकालते हैं, इन्होंने मशीन लगा लिया है जो आजकल हम लोग भी यूज कर रहे हैं, सबमर्सिबल वगैरह। उनका दे आर मोर सिविलाइज्ड। गांधी ने कहा भाई ये सिविलाइजेशन का मतलब नहीं होता, ये सिविलाइजेशन का तो मतलब ही नहीं जानते। इसे आज आप देखेंगे, आज भारतीय बाबा महात्मा सबसे ज्यादा पॉपुलर अगर कहिए तो यूरोप और अमेरिका में, क्योंकि वहां व्यक्ति भौतिकवाद के चरम पे है। देखिए आवर सोसाइटी, हम इस बात को तो थोड़ा कम समझ पाएंगे बिकॉज आवर सोसाइटी इज एस्पिरेशनल। हमें तो ही बिजली चाहिए, रोजगार चाहिए, घर चाहिए, कार चाहिए, एशियन पेंट से पुता हुआ मकान चाहिए, अभी हमें ये चाहिए। लेकिन यूरोप इंग्लैंड में सारी चीजें मिल चुकी हैं, उसके बाद दुनिया इतनी अशांत है। अब देखो अमेरिका में एक व्यक्ति आया, लगातार धड़ 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 स्कूल में गोली मार के चला गया। आप कहेंगे व्हाट काइंड ऑफ, ऐसा तो पागल ही आदमी कर सकता है, वैसे आदमी कर सकता है। भौतिकवाद ने दोस्तों दुनिया को क्या बना रखा है। और ये कहते हैं हम आजादी 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 किसका? टैटू बनाने का। डोंट टेक इट पर्सनल। किसी ने टैटू बनाया तो मैंने देखा नहीं है, बस ये ध्यान रखिए। तो आप इसको मतलब से यार सर मैं कभी व्यक्ति विशेष की बात तो करता ही नहीं। अब संयोग से उदाहरण किसी पर फिट हो जाए तो वो उसके लिए नहीं है, इट्स मेयरली कोइंसिडेंटल। अब जरा सोच के देखिए, अंग्रेजों ने आजादी क्या सिखाई? तो दोस्तों वो आजादी वहां तक जाएगी, समलैंगिकता के अधिकार। क्या है आजादी? आई डोंट वांट टू स्पीक मोर ओवर दैट। अब लेकिन दोस्तों यहां तक हमारी आजादी चली गई, अब क्या है, कभी भी जीवन में 10-10 विवाह कर लेना, आजादी। क्या सिखाया? आजादी। विज्ञान। अब बताइए लोग, अब जरा व्हाट्सएप फेसबुक से बच्चों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? जो चीजें बहुत बाद में देखनी चाहिए वो पहले देख ले रहे हैं। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कमाल की बात है यार, बचपन तो खो गया। कार्टून देख देख के बच्चे बड़ों जैसी बातें करने लगे। बच्चे अगर बड़ों जैसी बातें करने लगे इसका मतलब समथिंग डेंजरस। इससे खुश होने की आवश्यकता नहीं है, बच्चे बच्चे ही जैसी बात करें। इसलिए बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है दोस्तों। ओ माय गॉड, देयर वाज अ ब्लेंडर। और हम, यूरोप ने कहा हम सबसे ज्यादा विकसित, हम सबसे ज्यादा। और एक बात यकीन मानिए, अगर आपको देखिए दुनिया में अवसर कई हैं दोस्तों, अगर आपको कभी बाबा महात्मा बनने का मन करे, बड़ा अच्छा काम है। अब बस यूरोप में हमारे बाबा महात्मा इतने लोकप्रिय क्यों हैं? वो जाके बस इतना कह देते हैं शराब नहीं पीना चाहिए। अरे यार व्हाट अ वंडरफुल पर्सन, शराब भी ना पिए जीता है। वहां यही कह देना बहुत बड़े बाबा होने का निशान है पहला। वहां नशीला, ओ माय, ड्रग ट्रैफिक, ओ ड्रग एडिक्शन इज स्पॉइलिंग द एंटायर यूरोप एंड अमेरिका। ड्रग एडिक्शन भयंकर है। युवा बिल्कुल परेशान, युवा तो रोबोट जैसा है वहां पे। वो केवल गैजेट सिर्फ झोला टांगा। आपने वो ध्यान से देखा होगा, वेस्ट का आदमी आता है परिवार के साथ आता है, अकेले आता है। और अकेले ऐसा होता है, फ्लाइट में बैठा, एक जर्मनी से कोई आ रहा है, दूसरा इंग्लैंड से, फ्लाइट में ही शादी कर लिया। जब तक इंडिया मेरे के साथ साथ रहेगा, उसके बाद वो जर्मनी स्पेन। आजा, और याद रखिए दोस्त, ये आजादी है। और आपको याद दिला दें, अगर आप दुनिया में, यानी यूरोप ने एकता का विचार सिखाया, यूरोप ने एकता का विचार सिखाया, लेकिन माध्यम क्या बताया? राजनीतिक, आर्थिक। WTO फेल हो रहा है, नहीं हो रहा है? WTO बना था कि वी वांट टू मैनेज द एंटायर इकोनॉमी। इवन WTO इज लुकिंग फॉर द मैनेजिंग ऑफ एंटायर इकोनॉमी। पूरी अर्थव्यवस्था का नियंत्रण होगा, हम टैरिफ लगाएंगे। यूरोपियन यूनियन बना था एकता के लिए। यूरोपियन यूनियन इज अ पॉलिटिकल सिंबल ऑफ यूनिटी, नाउ इट्स क्रम्बलिंग।
WTO is economic symbol of unity. Now it is in distress. इसलिए राजनीति एकता पैदा करेगी और पॉलिटिक्स डिवीजन पैदा करती है. पॉलिटिक्स डिवीजन पैदा करती है. और आपको ये भी दिला दें, इकोनॉमी कभी एकता पैदा करती है? इकोनॉमी तो झगड़े का मूल कारण है. इसे सही एकता यूरोप समझ ही नहीं पाया. जब तब ये पूछा गया अरविंदो से कि ना ये इसकी बेकार है, हमने कहा नहीं है, अच्छी बात है. ये साइंस इज वेरी गुड, साइंटिफिक डेवलपमेंट इज इंपॉर्टेंट, लेकिन विकास का सर्वोच्च स्तरीय नहीं है. अब तो सब लोगों ने मान लिया ये बात. अब तो सब लोगों ने मान लिया. यूरोप ने अभी बात ज्यादा मान रखी है. उनका ना भाई, हमें तो, इसलिए हमने कहा कि हमारे यहाँ, अच्छा हमारे यहाँ जो बाबा महात्मा है उधर बस यही जाके कहते हैं कि वेजिटेरियन वे ऑफ लाइफ पहला, शराब नहीं पीना है दूसरा, उतने में महात्मा हो गए. उसके बाद जो जो कहते हैं महात्मा का स्तर बढ़ता चला जाएगा. खास बात है. इसलिए मानवीय एकता कहाँ बनेगी? अगला पॉइंट. नाउ जो मूल बात है, तो अब थोड़ा सा इसी को विस्तार कर लीजिए. इसी को विस्तार कर लीजिए. विवेकानंद की भांति, जस्ट लाइक विवेकानंद, विवेकानंद की भांति अरबिंदो ने भी यह माना कि वैज्ञानिक विकास, साइंटिफिक डेवलपमेंट, just like Vivekanand, Aurobindo also accepted that scientific development is not the supreme stage of development. वैज्ञानिक विकास विकास की सर्वोच्च अवस्था नहीं है. Scientific development is not the supreme stage of development. ये विकास की सर्वोच्च अवस्था नहीं है. अरबिंदो ने कहा कि विज्ञान और तकनीकी का अपना महत्व है. साइंस एंड टेक्नोलॉजी is important. When undoubtedly science and technology is important, उनका विज्ञान और तकनीक का अपना महत्व है. विज्ञान और तकनीक का अपना महत्व है, इसलिए उन्होंने इसे अस्वीकार नहीं किया. He never criticized, rejected the scientific development of Europe. उन्होंने यूरोप के वैज्ञानिक विकास को कभी भी पूर्णतः अस्वीकार नहीं किया, आलोचना नहीं की. He never criticized or outrightly rejected the scientific development of Europe. परंतु उन्होंने कहा कि वैज्ञानिक और भौतिक विकास का सामंजस्य आध्यात्मिक विकास के साथ होना चाहिए. वैज्ञानिक और भौतिक विकास का सामंजस्य आध्यात्मिक विकास के साथ होना चाहिए. Materialistic and scientific development should be combined with spiritual development. Materialistic and scientific development combined with the spiritual development, वैज्ञानिक भौतिक विकास का सामंजस्य आध्यात्मिक विकास के साथ होना चाहिए, जो विकास का सर्वोच्च स्तर है. सर्वोच्च स्तर अंडरलाइन, विच इज अ most developed form of civilization and society.
विच इज द मोस्ट डेवलप्ड फॉर्म ऑफ सिविलाइजेशन एंड सोसाइटी। अच्छा, साइकोलॉजी के स्कॉलर हैं अब्राहम मैस्लो। अब्राहम मैस्लो ने कहा कि हायरार्की ऑफ नीड्स, उन्होंने बात बता दी है कि जो आध्यात्मिक विकास होता है वही विकास का सर्वोच्च स्तर है। बात को सीधे शब्दों में कहा जाए, और ये बात हमने कहां कहां पढ़ रखी है आपको बता दें। अगर हम भौतिक विकास तक हैं, याद रखिए, फिर तो हम शरीर तक की बात कर रहे हैं। भाई जितने भी भौतिक विकास, अब बताइए, आप अगर मानसिक रूप में अशांत हैं तो कंप्यूटर कैसे आपको शांत कर सकता है? बात सीधी सी है। भौतिक विकास के सुख सुविधा के जितने भी यंत्र हमने खोजे हैं उनका उपयोग केवल शरीर तक है, मानसिक नहीं है। और आप देखेंगे व्यक्ति को समाधान कहां चाहिए? स्पिरिचुअल। और आप बहुत सिंपल सी बात है, भौतिक दुनिया का विकास का कोई उच्चतम पॉइंट है ही नहीं। मतलब कितना भी चीजें संग्रह कर लीजिए, यू विल स्टिल फील देयर समथिंग इज मिसिंग। अब याद रखिए, अभी आपको भौतिक दुनिया का विकास कैसा है? आपको हाई स्कूल मिला होगा तो पेरेंट्स का बस बेटा है, बस बेटा है, बेटी, बस ये बोर्ड अच्छे से कर लेना, जीवन बन जाएगा। लो वो भी अच्छे से कर लिया। उसके बाद फिर क्या? ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन बैकबोन, अच्छे से पढ़ना, कर लिया। उसके बाद में क्या? बस बस हमें आईएएस में 1 साल हमें दे दो, अब जी जान लगा के पढ़ो, एकदम से टॉप कर जाओगे। आईएएस बने, सरकार कहती है अब हमारे लिए जीवन दे दो। ये बताइए, ये सिलसिला कहाँ रुकेगा दोस्तों? एक याद रखिए, जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे भौतिक दुनिया ऐसी एक ऐसा इंगेज करती जाएगी, आपको समय मिलेगा नहीं। अगर आपको ये अगर आपने ये सोचा हो जब मैं बड़ा आदमी बन जाऊं, आईएएस बन, तब मैं आराम करूंगा, तब मैं एंजॉय करूंगा, ना ना, वो समय कभी आएगा नहीं। क्योंकि समय के साथ एंगेजमेंट बढ़ेगा, समय के साथ एंगेजमेंट बढ़ेगा। अभी कुछ हमारे जब बैच मसूरी में लोग हैं तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा कि मैंने कई बार पूछा, मैं दिल्ली आ रहे हो तो भाई स्टूडेंट के साथ तो मिलते जाओ भाई, इतना तो वक्त सिलेक्टेड कैंडिडेट का फर्ज होता है। तो मैं किसी स्टूडेंट से पूछा, आ रहे हो मसूरी से? उन्होंने कहा ना ना सर, हम लोग आज 2 अक्टूबर को जा रहे हैं सरदार सरोवर डैम पे मोदी की प्रतिमा, वल्लभ भाई की प्रतिमा देखने। हम लोग घूमो भाई, फिर क्या करें? एंगेजमेंट कम होगा या बढ़ेगा? बढ़ेगा, एंगेजमेंट बढ़ेगा। अब जरा सोच के देखिए, जिस समय कैबिनेट सेक्रेटरी है मोस्ट बिजिएस्ट पर्सन एस जयशंकर, खाली हैं, व्यस्त हैं? वो तो आपसे ज्यादा व्यस्त है। इस दुनिया, भौतिक दुनिया में समाधान नहीं है। मस्त कौन है? फक्कड़ साधु। इसका मतलब क्या है? भौतिक दुनिया के पीछे न चला जाए, चला जाए, लेकिन हाईएस्ट डेवलपमेंट क्या है? और केवल केवल भौतिक दुनिया के पीछे आप चलेंगे तो प्रॉब्लम क्या होगी? अब अरुण जेटली देखिए, काम ही करते करते काम हो गया दोस्तों। प्रॉब्लम है कि नहीं? सुषमा स्वराज, अरुण जेटली, अगला नंबर नितिन गडकरी का है। मनोहर पर्रिकर, मनोहर पर्रिकर में ब्राइट आईआईटीएन, लेकिन उन्होंने इतना भौतिकवाद में, इतना एंगेजमेंट पॉलिटिक्स में कर लिया। इसलिए एक खास बात है, अमेरिका, लोग अमेरिका भाग रहे हैं किसकी तलाश में? डॉलर, पाउंड। जबकि हमें क्या चाहिए? अगला पॉइंट, अगला हेडिंग है, अगला अगला हेडिंग है उदारवाद और समाजवाद। अगला हेडिंग है उदारवाद और समाजवाद। की विसंगतियों को उजागर करना, द ड्रॉबैक्स ऑफ लिबरलिज्म एंड सोशलिज्म। उदारवाद और समाजवाद की विसंगतियों को उजागर करना, ड्रॉबैक्स ऑफ लिबरलिज्म एंड सोशलिज्म। पहला, उनके अनुसार उदारवादी समाजवादी विचारधारा उदारवादी और समाजवादी विचारधारा भौतिकवादी चिंतन पर आधारित है। इंटायर लिबरल एंड सोशलिस्ट आइडियोलॉजी is based on materialism,
साइंटिफिक, समूची उदारवादी और समाजवादी विचारधारा भौतिकवाद पर आधारित है। Entire liberal and socialist philosophy is based on the materialistic ideology. भौतिकवाद पर आधारित है। उदारवाद ने उदारवाद की स्वतंत्रता स्वच्छंदता बन गई है। लिबर्टी ऑफ लिबरलिज्म इज चेंज इनटू लाइसेंस। उदारवाद की स्वतंत्रता स्वच्छंदता बन गई है। स्वच्छंदता, स्वच्छंदता का मतलब है जो मर्जी वही काम करना। लिबर्टी का मतलब है विधि के अनुसार काम करना। तो लिबर्टी ऑफ लिबरलिज्म है नाउ है चेंज इनटू द लाइसेंस। लाइसेंस का मतलब है कोई नियंत्रण नहीं, स्वच्छंदता। तो उन्होंने ये बात देख लिया था कि अभी तो ये बात और है, शायद अरविंदो इस समय होते। इस उनके विचारों की प्रासंगिकता क्या है? उदारवाद ने क्या बता दिया? लाइसेंस, ईच एंड एवरीथिंग इज ओके, कुछ भी करिए, कुछ भी। तो उदारवाद तो इसी समय जा रहा है। और उन्होंने कहा समाजवाद, और उन्होंने कहा कि समाजवाद की समानता का विचार इसलिए समाजवाद की समानता का विचार कृत्रिम है। द इक्वलिटी ऑफ सोशलिज्म इज एन आर्टिफिशियल अंडरलाइन। समाजवाद की समानता का विचार कृत्रिम है। इक्वलिटी ऑफ सोशलिज्म इज एन आर्टिफिशियल, जो मानवीय एकता को बढ़ावा देने में सहायक नहीं है। विच इज इनकेपेबल टू प्रमोट द ह्यूमन यूनिटी। विच इज इनकेपेबल टू प्रमोट द ह्यूमन यूनिटी, जो मानवीय एकता को बढ़ावा देने में सहायक नहीं है। और दोस्तों इधर ही बड़ी बात है। अब जब किसी विचारक की बात को लिखते हैं तो एक दो लाइन का प्रेजेंट एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं। यकीन मानिए आज दुनिया पूंजीवाद से त्रस्त है। व्हाट इज लिबरलिज्म? अदर नेम ऑफ कैपिटलिज्म। आज पूरी दुनिया पूंजीवाद से त्रस्त है। उपभोक्तावाद ऐसे चरम पे आ गया है कि एंटायर वर्ल्ड इज फेसिंग क्राइसिस फ्रॉम कैपिटलिज्म। पूंजीवाद के खिलाफ लोग अलग अलग तरीके से परेशान हैं। जहां पे पूंजीवाद है वहां कहीं पर्यावरण की समस्या, कहीं परिवार टूटा, कहीं नशाखोरी, कहीं गरीबी, अलग अलग उसके इम्पैक्ट आ रहे हैं। समाजवाद ध्वस्त हो गया 91 में, समाजवाद ध्वस्त हो गया। इसलिए वी आर नीड, और हमने पहले बता दिया WTO खस्ता हालत में है, यूरोपियन यूनियन प्रॉब्लम में है। तो सवाल यह है, अभी तक आप देखेंगे यही तो है कि व्हाइट्स मैन बर्डन का विचार यूरोप ने जो बता दिया, इंग्लैंड ने बता दिया, वी आर ब्लाइंडली फॉलोइंग दैट आइडियोलॉजी। आपको लगता नहीं अगर विज्ञान ही सर्वोच्च विकास है तो विज्ञान ने परमाणु बम बना दिया? और वो ध्यान से देखिए, द हिस्ट्री ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन इज 5000 ईयर्स ओल्ड, लेकिन हमने प्रकृति के साथ कैसा सामंजस्य बना के चला। लेकिन जैसे यूरोप को फॉलो करना शुरू किया, अब देख लीजिए, द बेस्ट कॉम्बिनेशन बिटवीन द ह्यूमन नेचर एंड दिस वाइल्ड लाइफ इज सीन इन द इंडियन कॉन्टिनेंट। अभी हम देखोगा वाटर कंजर्वेशन का तरीका हम इजराइल से सीख रहे हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा? गांव गांव में तालाब थे। राजस्थान में तो मैं गया, वहां पे घर घर में ये मेथड था। अब जब पश्चिम से आ रहा है वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, अच्छा अंग्रेजी बातें और हमें अच्छी, वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, वो माय गॉड समथिंग इज न्यू। हम पश्चिम में जाएंगे दोस्तों ये सीखने, दुर्भाग्य की बात है। जब कोई बात पश्चिम से आती है तो हमें लगता है नो इट्स वेरी इनोवेटिव, इट्स न्यू। यही अपने आप में प्रॉब्लम है। अदरवाइज आप देखेंगे हमने क्या कॉम्बिनेशन बना के रखा था, हरित क्रांति की, या लोगों को कैंसरस बना दिया। अब पश्चिम क्या कर रहा है? पश्चिम फिर उसी बात पे लौट के आ रहा है, यार ना 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 ना, ये तो ग्रीन रेवोल्यूशन है, डेंजरस। जब लोगों को ये सब पंजाब का पूरा बेल्ट आप देखेंगे, आप अमृतसर की शताब्दी, बाकी आप देख लीजिए पूरा
ट्रेन कैंसर पेशेंट से भरी पड़ी है, कैसे आ गया? इज इट डेवलपमेंट? दिस इज द रिजल्ट ऑफ ब्लाइंड फॉलोइंग ऑफ द वेस्ट। अब देखिए पहले हमारा कितना सही डेवलपमेंट, कुल्हड़ का यूज करते थे, पत्तों का यूज, प्लास्टिक प्लास्टिक, ओ माय गॉड, सब हमने गार्बेज बना दिया नेचर को। माँ के साथ कैसा दुर्व्यवहार कर दिया दोस्तों, ये धरती है या माँ है? क्या किया हमने माँ के साथ, देख लीजिए। अभी हमारा आध्यात्मिक चिंतन था, और पश्चिम क्या करता है? पश्चिम तो धरती को माँ नहीं मानता, मशीन मानता है। ह्यूमन बीइंग इज मशीन। हॉब्स ने क्या कहा? मशीन। ह्यूमन बीइंग इज मशीन, लैंड इज मशीन। खोदो खोदो, ले लो, अपने प्रयोग करो, खाओ पियो, तो मौज उड़ाओ फिर। इसलिए देखा, अब पश्चिम किस बात पर आ रहा है? ऑर्गेनिक फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग। अरे बावरेपन की हद हो गई, ये तो हमारे यहाँ पहले से था। ऑर्गेनिक फार्मिंग किसने चौपट की? ये आधुनिक चिंतन है, वैज्ञानिक चिंतन। ओह माय गॉड, अजीब बात आपको नहीं दिख रही है? और हमने आपको क्या मान लिया? वी आर लेस डेवलप, वी आर लेस सिविलाइज। हम ज्यादा सिविलाइज नहीं है, ये ज्यादा सिविलाइज है। लौट के बुद्धू घर को आए। इसलिए मानवीयता इससे तो नहीं बनेगी। और आज किससे बनाने का प्रयास किया जा रहा है? इसी से। तो मानवीयता फिर किससे बनेगी? और आप याद रखिए दोस्तों, आज तो इंटरनेशनल रिलेशन की स्टडी में दुनिया में तमाम जगह पीस सेंटर बन गए हैं। पीस सेंटर बन गए जिनका मूल काम ही है कि प्रमोशन ऑफ पीस, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, पीस सेंटर। और हमारे यहाँ परंपरा में है अंतरिक्ष शांति, वनस्पतिया शांति, पृथ्वी शांति, रापा शांति। यानी मानव को पता था कि एक साइड छोड़ के अंतरिक्ष को भी मिला देंगे। समुद्री पनडुब्बी छोड़ छोड़ के, न्यूक्लियर सबमरीन छोड़ के समुद्र त्रस्त हो रहा है, वेल मछलियां। और दोस्तों अब पुराणों में पढ़ लीजिए, व्हाट इज द डेवलपमेंट ऑफ शिप, कैसे मानव, कैसे प्रकृति का विकास हुआ। मत्स्य अवतार, ये क्या है? डार्विन ने बताया, तभी सिद्धांत हम समझ पाए मानव विकास का। अपने यहाँ का सिद्धांत क्यों नहीं समझ पाए? क्योंकि संस्कृत में लिखा था। हमें तो सब बातें महारानी की अच्छी लगती थी। महारानी देखने में भी स्मार्ट थी दोस्तों। जैसे महारानी जो बात करती थी वो हम सब मान लिया, अपना सारा ज्ञान भूल गए। नाउ अगेन वी आर डिस्कवरिंग अबाउट दैट, ओह माय गॉड। अंग्रेज थे, हमें बेइज्जती करके चले गए। इसे फ्रेंच फैनन ने कहा है, इससे आप देखेंगे, फ्रेंच फैनन ने कहा है कि वह सोशलिस्ट। फ्रेंच फैनन ने कहा साम्राज्यवाद का सबसे बड़ा नुकसान क्या हुआ? वैचारिक। हमने वैचारिक रूप में अपने आप को गुलाम मान लिया। गुलामी शारीरिक होती है, वैचारिक जंजीरें पैरों में होती हैं, दिमाग में। तोड़ दीजिए दोस्तों दिमाग की जंजीरों को। लिखने की बात। अगला पॉइंट, आपने देखा होगा कि एक बार ऐसे आया था, औपनिवेशिक चिंतन देश के विकास में सबसे बड़ी बाधा है। औपनिवेशिक चिंतन क्या है? उदारवाद। औपनिवेशिक समाजवाद। औपनिवेशिक चिंतन क्या है? विज्ञान तक। अरे अपना भी तो कुछ लाओ। और इसे देखिए, आप ऐसे में देखिएगा, क्योंकि सरकारें बीजेपी के लोग ही इसी विचारधारा को मानते हैं। ऐसे कहां से आएगा? राष्ट्रवाद कैसे होगा? नहीं होगा। इसीलिए औपनिवेशिक चिंतन दे हमारे यहाँ आजादी के बाद से। अब ये तो मत लिखिएगा नेहरू का चिंतन कैसा था। नेहरू तो यही कहा विज्ञान विज्ञान विज्ञान। इसे गांधी ने कहा भी, नेहरू यू आर स्टिल स्ट्रेंजर टू इंडिया, तुम इंडिया को जानते नहीं। गांधी भारत को ज्यादा जानते थे, उदारवादी समाजवादी। हम माओवादी तमंचे पर डिस्को कर रहे थे, खत्म हो गए। और यूनिवर्सिटी में SFI आयसा जिंदाबाद, लिख लीजिए। आध्यात्मिक एकता। अरविंदो का विचार कैसा था? स्पिरिचुअल यूनिटी है पहला पॉइंट। हेडिंग हित है, यानी मानवीय एकता। मानवीय एकता कैसी होगी? आध्यात्मिक, दैट इज स्पिरिचुअल ह्यूमन यूनिटी।
5वां स्टेज यही तो है, हाईएस्ट डेवलपमेंट। अरबिंदो ने कहा कि वास्तविक मानवीय एकता वास्तविक मानवीय एकता आध्यात्मिक और आत्मिक होती है। रियल स्पिरिचुअल यूनिटी लाइज इन सोल एंड इट इज स्पिरिचुअल। वास्तविक एकता आत्मिक और आध्यात्मिक होती है। भौतिक और बाह्य नहीं। रियल यूनिटी इज नॉट एक्सटर्नल, इट इज नॉट मैटेरियल। आध्यात्मिक और आत्मिक होती है, भौतिक और बाहरी नहीं होती। इट्स नॉट मैटेरियल, इट्स नॉट आर्टिफिशियल। हमने कई आजकल युवाओं क्या देखा, हाथ में हाथ डाल के चलते हैं, मतलब एकता दिखाने का प्रयास करते हैं, वो सही एकता नहीं है। पास पास बैठना भी सही एकता का परिणाम नहीं है। एकता तो यहां से होती है। आजकल क्या एकता, हाथ में हाथ डाल, बस दिखाना है दूसरे को, देखो दिस इज बॉन्डिंग बॉन्डिंग। अरे दिखा क्या रहे हो, घर में लड़ते हो तो हाथ में हाथ डाल के चलो, ये दिखा। पहले पहले दोस्तों में रियल एकता क्या है, जो लाइफ लॉन्ग पार्टनरशिप चले। रियल क्या है समझिए, लोगों के पास होने से एकता थोड़ी होती है। कई लोग हमसे बहुत दूर हैं फिजिकली, बट वी आर वेरी क्लोजर टू आवर हार्ट्स। दैट इज रियल यूनिटी माय डियर फ्रेंड। तो आत्मा में होती है, अध्यात्म में होती है, शरीर में होती है। यहाँ क्या सीखा, शरीर की एकता। ओह माय गॉड, लिखने की बात है। अगला पॉइंट। तो अब सवाल है कि अब उसका अगला पॉइंट उनके अनुसार, फिर उनके अनुसार, अब चूंकि चिंतन तो उनके अनुसार वास्तविक सत्य ब्रह्म है, यानी सुप्रीम रियलिटी। अच्छा, ब्रह्म का बिगड़ता बिगड़ता रूप हमारे देश भाषा में हो गया ब्रह्म बाबा। रियल नेम ऑफ दैट इज ब्रह्म बाबा इज ब्रह्मा, तो उसका देश रूप बदल गया। तो रियल यूनिटी लाइज इन सुप्रीम रियलिटी इज ब्रह्मा। ईश्वर कर लीजिए, ब्रह्मा कर लीजिए, गॉड कर लीजिए, वट एवर यू वांट टू से। उन्होंने कहा कि रियल यूनिटी इज द ब्रह्मा, दैट इज सुप्रीम रियलिटी, यही है सर्वोच्च वास्तविकता। सर्वोच्च वास्तविकता क्या है, ब्रह्म है। दूसरा, सर्वोच्च वास्तविकता सुप्रीम रियलिटी इज ब्रह्मा, जबकि दूसरा, प्रत्येक व्यक्ति में, इन ईच एंड एवरी इंडिविजुअल, प्रत्येक व्यक्ति में ब्रह्म का एक अंश है, consciousness. Each and every individual is having some sort of consciousness of this Brahma. वास्तविक सबसे ऊंची सच्चाई क्या है, ब्रह्म है, ईश्वर है, आत्मा है, परमात्मा है। और हर व्यक्ति में क्या है, चेतना। ईच एंड एवरी इंडिविजुअल इज कीपिंग द कॉन्शियसनेस, चेतना है, चेतना है। तो सवाल है, इससे हमारे योगा क्यों होता है, आत्मा को परमात्मा से मिला देना। इसलिए किताबें की सिंथेसिस ऑफ योगा, आत्मा को परमात्मा से मिलाया कैसे जाएगा, बूंद समुद्र से कैसे मिलेगी, दैट इज फ्रॉम सुपर माइंड। तो शब्द, इन दोनों के बीच में कनेक्टिविटी कौन है, कनेक्शन कौन स्थापित करेगा, एयरटेल नहीं, वोडाफोन नहीं, कनेक्टिविटी कौन बताएगा, सुपर माइंड। अब सुपर माइंड को आप हिंदी में ही देवनागरी लिपि में लिख लीजिएगा, दैट कनेक्ट बिटवीन कॉन्शियसनेस टू सुप्रीम रियलिटी। अरबिंदो ने कहा कि
व्यक्ति की चेतना और ब्रह्म के बीच व्यक्ति की चेतना और ब्रह्म के बीच सुपर माइंड के द्वारा संपर्क स्थापित किया जाएगा। यानी सुपर माइंड क्या है? ये क्या है? ये एयरटेल है, एयरटेल वोडाफोन, जिससे दो लोग संपर्क करते हैं। सुपर माइंड का इज मीडियम, व्यक्ति की चेतना और ब्रह्म के बीच सुपर माइंड के द्वारा संबंध स्थापित किया जाएगा। सुपर माइंड इज a connecting point between individual consciousness and the supreme reality. इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस एंड द सुप्रीम रियलिटी। इसे बात को सीधे शब्दों में कह दें, हर व्यक्ति में चेतना है, लेकिन सुपर माइंड का मतलब क्या होता है? चेतना तो भौतिक दुनिया की भी है। जब हमें चेतना ईश्वरी दुनिया को होने लगे, आध्यात्मिक होने लगे, तो क्या है? सुपर माइंड। लेकिन हम ईश्वर जैसे तो हो नहीं सकते, ईश्वर से अपना संपर्क स्थापित कर सकते हैं। यही वास्तविक एकता है। और जिस दिन हम ब्रह्म की, अच्छा ये बात उन्होंने कहीं कहीं राष्ट्रवाद में भी कहा, ये बात मानवीय एकता में भी कही। और जिस दिन हमें ये पता हो जाएगा कि हम ईश्वर हमारे ही जैसा है, तो स्वाभाविक रूप में इस दुनिया में एकता स्थापित हो जाएगी। तो कौन सा धर्म की, न कोई धर्म, न कोई राष्ट्र, न कोई चीज। इस जब हम ह्यूमन यूनिटी की बात करते हैं, अगेन रिमेंबर, इट इज नॉट यूनिटी ऑफ क्लास। मार्क्सवाद की यूनिटी क्या है? क्लास की। उदारवाद की यूनिटी क्या है? नेशन की। ह्यूमन इज मोर इंपॉर्टेंट और नेशनलिज्म इज मोर इंपॉर्टेंट। याद रखिए, राष्ट्रवाद विकास का निम्न स्वरूप है, और यूरोप ने क्या बताया? नेशनलिज्म। इसलिए उन्होंने कहा कि हम अभी भी अपना काम करेंगे, और राष्ट्रवाद विकास का निम्न स्वरूप है, और वास्तविक सबसे ऊंचा स्वरूप क्या है? मानवीय एकता। और जब हमने मानव कह दिया, यूरोपीय है, इंडियन है, हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख है या मानव है? दिस इज आइडिया ऑफ ह्यूमन यूनिटी। और सच पूछिए, हाँ ये बात अवश्य है, योगा के द्वारा ही पैदा होगी। अब कहेंगे यार योगा कैसे अब सुपर माइंड हमारे सर बताओ, हमारे यहाँ सुपर माइंड कहाँ है? जब योग को करते होंगे तो जो विचार जो ऊपर उठने लगता है वही क्या है? सुपर माइंड। अभी बड़ा स्पिरिचुअल है, मिस्टिकल है। जब भी आत्मा ईश्वर की बात होगी तो मेटेरियल तो नहीं रह जाएगा, मिस्टिसिज्म उसमें आएगा ही आएगा, और ये रहस्य होता ही है। इसलिए उन्होंने यही बात, इसका मतलब सीधा है, अगर सुपर माइंड देखना तो और भी ले जाना पड़ेगा, किसी गुरु के पास जाना पड़ेगा जो आपके दिमाग को कहाँ कनेक्ट कर दे, यहां से। लेकिन अभी आपको लिखना है, कनेक्ट नहीं करना है। अगला पॉइंट, इसीलिए उन्होंने कहा कि योग से ही मानवीय एकता संभव है। ह्यूमन यूनिटी कैन बी अटेन्ड थ्रू योगा। ह्यूमन यूनिटी कैन बी अटेन्ड थ्रू योगा। योग से ही वास्तविक एकता संभव है। और उपनिषदों अथवा वेदांत, उपनिषदों अथवा वेदांत का समर्थन करते हुए कहा, while supporting the Upanishads and वेदांत, उपनिषदों अथवा वेदांत का समर्थन करते हुए कहा कि समूचा विश्व ब्रह्म का ही प्रकट रूप है। एंटायर यूनिवर्स इज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ ब्रह्मा। उपनिषद और वेदांत का समर्थन करते हुए कहा समूचा विश्व ब्रह्म का ही प्रकट रूप है। एंटायर यूनिवर्स इज फॉर्म ऑफ ब्रह्मा, एंटायर यूनिवर्स इज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ ब्रह्मा। और सीधी सी बात है, फिर वही अध्यात्मवाद आ गया। तो ये पूरी दुनिया मानव ने बनाई है या आध्यात्मिक है? दुनिया आध्यात्मिक है, हम भी आध्यात्मिक है। इसलिए हमें सच्चाई पता होनी चाहिए।
और जिस दिन हमें सच्चाई पता होगी उस दिन हमारे अंदर भय, द्वेष, ईर्ष्या कभी रहेगी नहीं। इसे याद रखिए, आध्यात्मिक व्यक्ति कभी हिंसक नहीं हो सकता और हिंसक व्यक्ति में कभी स्पिरिचुअलिज्म नहीं हो सकता। स्पिरिचुअलिज्म रियल में और जो सच माने में आध्यात्मिक हो जाए वो तो मानवता के लिए सबसे बड़ा सहायक हो सकता है। दैट इज द आइडिया ऑफ अरबिंदो। यही पूरा अरबिंदो का विचार है। पहले राष्ट्रवादी थे, बाद में क्या हो गए? मानवता का विचार। उनके विचार में मैटेरियलिज्म नहीं है, भौतिकवाद नहीं है, और ये चिंतन भारत में ही पाया जाता है, ये वेस्ट में चिंतन नहीं पाया जाता। ये उनका विचार। तो अब आप अगर मानवीय एकता का विचार है, दोनों बातें आप लिखेंगे। पहला, उन्होंने इसकी आलोचना कैसे की, लेकिन ये हमेशा याद रखिए, उन्होंने ये कभी नहीं कहा कि बेकार है, ये कहा कि ये विकास का निचला स्तर है, ऊंचा स्तर कौन है? ये। इसका मतलब उन्होंने कभी आउटराइटली ये नहीं कहा कि विज्ञान नहीं ठीक है, कभी भी नहीं कहा। और ये यानी कुल मिला के जो अरबिंदो ने बात कही वो कहीं न कहीं विवेकानंद में इनडायरेक्टली रिफर्ड थी। लेकिन विवेकानंद का चिंतन पॉलिटिकल कम था, और ये चिंतन विवेकानंद ने भी दिया था कि पॉलिटिक्स हमेशा डिवाइड करती है। पॉलिटिक्स को बहुत अच्छा विवेकानंद ने नहीं माना था, और उन्होंने बात यूरोप का एग्जाम्पल देकर कहा था। आप कभी ध्यान से देखेंगे, यूरोप का सिविलाइजेशन एक है, उसके बावजूद 28 राज्य बन गए, तो हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट? पॉलिटिक्स। अब हमारे अन्य पार्टियां हैं तो कोई ना कोई बात अलग कहेंगे। स्पिरिचुअलिज्म इज यूनिफाइंग फोर्स, पॉलिटिक्स इज डिविजन। तो पॉलिटिक्स के प्रति इनका थोड़ा सा दृष्टिकोण नकारात्मक ही था, और जो उदारवाद, भौतिकवाद ने पढ़ा है, अरबिंदो का विचार केवल नहीं। अब देखिए, प्रश्न लिखवाने की आवश्यकता, इसमें एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल आता है, उत्तर स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है। तो कंक्लूजन लिख लीजिए, निष्कर्ष आप लिख लीजिए। उसके बाद हम इसकी एकदम विरोधी परंपरा शुरू करेंगे, मार्क्सवादी। भारतीय चिंतन में भी मार्क्सवादी परंपरा है, तब आपको कॉन्ट्रास्ट दिखेगा, और हमें सब डायमेंशन देखना है। तो निष्कर्ष लिख लीजिए, अरबिंदो का मानवीय एकता का विचार, द आइडिया ऑफ ह्यूमन यूनिटी ऑफ अरबिंदो, अरबिंदो की मानवीय एकता का विचार भूमंडलीकरण के युग में अत्यधिक प्रासंगिक है। The idea of human unity is very much relevant in the age of globalization. क्योंकि विश्व व्यापार संगठन और संयुक्त राष्ट्र संघ, because WTO, यूनाइटेड नेशंस, विश्व व्यापार और संयुक्त राष्ट्र संघ विश्व में एकता स्थापित नहीं कर पा रहे हैं। Because WTO and United Nations organization are unable to maintain unity in this world. Unable to maintain unity in this world, एकता स्थापित करने में विफल रहे हैं। इसीलिए आध्यात्मिक एकता अत्यधिक आवश्यक है। Therefore, spiritual unity is very important. और spiritual unity is essential. तो बाकी तो आप कोई भी निष्कर्ष आप लिख सकते हैं। पर्यावरण की समस्या का समाधान क्या हो सकता है? स्पिरिचुअलिज्म। हिंसा का, राष्ट्रवाद का, आतंकवाद का, इन सब व्यक्ति अगर आध्यात्मिक हो जाएगा तो आतंकवादी हो ही नहीं सकता वो। तो समाधान तो इधर है कि लोगों को विचारों को बताया जाए कि दुनिया एक जैसी है और दूसरे के प्रति हिंसा करना बहुत ही
ये दूसरे के प्रति हिंसा नहीं है, ईश्वर के प्रति हिंसा है। भाई पूरी दुनिया किसकी है? ईश्वर की है। इसे गांधी ने क्या कहा? मानव होने का मतलब जो पीर पराई जाने हो रही है, दैट इज स्पिरिचुअल। अरविंदो का विचार इतना ही है। अब अगला है एम एन रॉय। अगला इंडियन थिंकर है एम एन रॉय। अब इंडियन थिंकर को देख लीजिएगा, प्रश्न बड़े ही सीधे पूछे जाते हैं, तो उसमें बहुत आपको हाँ बताइए भाई, स्वच्छंदता यही तो है। टैटू लगाना क्या है? अब अमेरिका में लोग सिंग लगा के घूम रहे हैं। अरे मानव बने हैं, बफलो हैं, भैंस है। अरे भगवान ने कुछ सोच सोच के यहाँ सिंग नहीं बनाई थी। कोई सिंग बनवा रहा है, कोई पूंछ बनवा रहा है दोस्तों। तो ये स्वतंत्रता है कि स्वच्छंदता? बताइए, एक जीवन में 20-20 विवाह करना स्वतंत्रता है, स्वच्छंदता? कुछ तो स्वतंत्रता क्या है? नैतिक, आत्मिक स्वतंत्रता कैसी होनी चाहिए? जब आप याद रखिए कि जब हम आध्यात्मिक एकता से अपने आप को जोड़ें तो दैट इज रियल लिबर्टी। सही में आजादी है या स्वराज्य है? जब तक व्यक्ति का अपने ऊपर नैतिक नियंत्रण नहीं होगा तब तक वो व्यक्ति आजाद नहीं हो सकता। इसे इनके हिसाब से आजादी क्या है? सेल्फ मॉरल कंट्रोल, यानी वो काम करिए जो मानवता की भलाई के लिए हो। आजादी का मतलब ये होता है। ये काम नहीं जो पशु करते हैं वही काम करने लगे। ये बताओ, समाजवाद ने ही बताया सब समान है, सब समान है, आप मानने को तैयार हो? कानून, यही तो बात है। कानून बाहर, कानून डंडा मारता है और हम कह रहे हैं आत्मा बदलो। बदलाव कहां से होगा? अंदर से, बाहर से? यही लड़ाई है। समाजवादी बदलाव कहां से करते हैं? अंदर से, बाहर से? संपत्ति बदल के आप कैसे कर दोगे? इसलिए आध्यात्मिक सोच क्या है? समाजवादी क्या कहते हैं कि लोगों की संपत्तियां ले लो, सरकार ले लेगी। आध्यात्मिक सोच क्या है? अगर आपका पड़ोसी गरीब है तो वो भी तो ईश्वर का संतान है। इसे आपका नैतिक कर्तव्य, आप उसकी सहायता करिए। ये समानता वास्तविक होती है। ये समानता वास्तविक है। यानी जिस जब हमने कहा वसुधैव कुटुंबकम, ये पूरी धरती आपका परिवार है, तो पूरी धरती आपका परिवार है। तो गांव में कोई गरीब है, इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एनीवन कि आप उसको सहायता करिए। ये सही में समानता है। और समाजवाद में क्या कहा? संपत्ति छीन लेंगे, बांट देंगे। ऐसा घृणा पैदा हो गया समाज में। इसे याद रखिए, भारतीय समाज में चेंज ज्यादा तौर पे विनोबा भावे गांधी करने में सफल हुए। माओवादी, गांधी बिकेम मोर सक्सेसफुल। विनोबा भावे के लोगों ने जमीन दे दी, माओवादियों से लोग लड़ गए। कैसे? समानता। विदेशी विचारधारा समानता कहता है। अरे समानता पहले मानव तो कोई समान है। अब हमने क्या हम कहते हैं लैंगिक समानता और महिलाओं को अंदर समानता, बेवकूफ होती है। समानता समानता की बात अंदर से माना नहीं और बाहर से महिला प्रोटेक्शन एक्ट, घरेलू हिंसा प्रतिबंध, डोमेस्टिक वायलेंस। अरे अंदर से तो मानो कि महिलाएं समान है, वही आत्मा के रूप में। यानी जब आप में परमात्मा दिखने लगे, सबको परमात्मा देखे तो क्या है? स्पिरिचुअल है। इसे स्पिरिचुअल का एग्जाम्पल आप बता दें। एक दो शिष्य जा रहे थे, नदी पार कर रहे थे। आपको एग्जाम्पल बताया था कि नहीं मैंने? हम बताए थे मैंने। अब नहीं बताया था तो नहीं बताऊंगा, मुझे ही भूल गया। इतने शरारती बच्चे हैं। मैंने बताया तब भी कह रहे कि ये इसलिए समाजवाद की एकता करते में ये समानता समानता। सोवियत संघ में विघटन हो गया, सोवियत संघ विघटन हो गया। एग्जाम्पल ये है, लोग टैक्सेशन की चोरी करते हैं, दान दे देते हैं। दान स्पिरिचुअल है, अंदर से हम सोच के देते हैं। टैक्सेशन, टैक्स का अधिकारी खड़ा हुआ, दो टैक्स दो टैक्स। हमारे पास 50 तरीके हैं, मैं नहीं दूंगा। बोलो, समानता आध्यात्मिक लाओगे या बाहर से लाओगे? स्पिरिचुअल। दूसरे को समान माना ही नहीं। संविधान में लिख दिया गया हम भारत के लोग समान है, अवसर की समानता मिलेगी। ले लो समानता, ले लिया समानता दोस्तों, आजादी मिल गई। अगला हेडिंग एम एन रॉय।
एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने 3 बार नाम बदला, 3 बार विचारधारा बदली और 3 से ज्यादा देशों को दौरा कर दिया। ये कितने कितने देश गए दोस्तों, इनका ठिकाना नहीं है। इसने कहा अरबिंदो की आलोचना होती है, अभी तक तो नहीं हुई है। अरे इंडियन थिंकर साल, गांधी की आलोचना आपसे पूछी जाएगी, डॉक्टर अंबेडकर की आलोचना पूछी जाएगी, पढ़ लो आलोचना। ये महान लोग थे, कमाल की बात है यार। जिसने सिविल सेवा छोड़ दी, भारत को माता मान लिया, उसकी आलोचना करने कौन बैठा हुआ है? मैं ठाल दूंगा भी। ये देखो, देखिए अब कभी प्रीवियस सर के सारे सवाल आप देख डालिए और मुझे बताइए गांधी की आलोचना कहीं पूछी जाएगी क्या? और अगर गांधी के, वैसे तो गांधी की आलोचना बहुत लोगों ने की, लेकिन आप याद रखिए जिन लोग भारतीय राष्ट्रीय, जो इंडियन थिंकर्स हैं, दे आर द फाउंडर ऑफ आवर नेशन बिल्डिंग। वो संविधान, डॉक्टर अंबेडकर की आलोचना करने का संविधान के मूल्यों को हिला देना, नेहरू क्या, डॉक्टर अंबेडकर, नेहरू, पॉलिटिकल पार्टी लोग कर सकते हैं, इन सबका राष्ट्र निर्माण में योगदान रहा है, गांधी, नेहरू, डॉक्टर अंबेडकर। और हमने तो एग्जाम्पल देखा है, डिबेट्स जो यूनिवर्सिटीज में होता था, तो गांधी के खिलाफ कितना भी अच्छा बोले, उसको पहला पुरस्कार नहीं मिलता था। जो गांधी के पक्ष में बोलता था वही ट्रॉफी जीतता था। आलोचना नहीं, पश्चिमी चिंतन में हो गया है, यहाँ नहीं, भारतीय विचारक में आलोचना नहीं। अब ये पढ़ने का अप्रोच आपका, इस पर प्रीवियस ईयर सवाल आप देख लीजिए, आलोचना नहीं है। अगला है एम एन रॉय। एम एन रॉय पहले चरण में तो क्रांतिकारी थे, डकैती उती करते थे। डकैती अपने लिए नहीं, देश के लिए। तो डकैत थे, बागी थे, बागी थे दोस्तों। इसलिए एम एन रॉय, मानवेंद्र नाथ राय। और अगर सच पूछा जाए कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में अगर बुद्धिजीवियों का कभी नाम लिया जाएगा, एम एन रॉय का नाम उसमें शायद सबसे पहले आएगा। और आपको मैं ऐसे ऐसे लोगों के नाम बता दूं। अब देखिए, आजादी के बाद तो नेहरू बिकेम द पीएम ऑफ इंडिया, लेकिन इस आजादी के पहले भी ऐसा कौन सा व्यक्ति था जो हमारे देश का प्रधान घोषित हो गया? सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस को आजादी के पहले भी जापान से घोषित कर दिया कि ही इज अ पीएम ऑफ इंडिया। और एम एन रॉय, आप याद रखिए, मार्क्स, जब अक्टूबर 1917 का रेवोल्यूशन हुआ तो आप जानते हैं दुनिया मार्क्सवाद का कितना प्रभाव था। लेनिन, लेनिन को तो भगवान माना जाता था। लेनिन ने मार्क्स को भगवान कहा और साम्यवादी लेनिन को भगवान मानते थे। उस लेनिन के साथ बैठक किसकी होती थी? लेनिन का मतलब है कि ही वॉज गॉड ऑफ एंटायर मार्क्सिस्ट वर्ल्ड। मार्क्सवादी कोई हो, एक बार लेनिन से मिलने के लिए वो चाहत रखता था जीवन में, कि मतलब लेनिन से मिलने का मतलब है कि मक्का जाना किसी धर्मावलंबी के लिए। उस, और एम एन रॉय, एम एन रॉय को साम्यवादी क्रांति देने का जिम्मा दिया गया था, और वो एक देश में नहीं, 2 देश में, इंडिया और चाइना दोनों में। इनका पोर्टफोलियो इतना लंबा था, यानी भारत में लोग मंत्री बने एक डिपार्टमेंट के, ये 2 देशों के प्रधान थे। इनको काम क्या दिया गया था? लेनिन ने काम क्या दिया था? आपको इंडिया और चाइना दोनों में रेवोल्यूशन लाना है। और आपको हम याद दिला दें, एम एन रॉय वॉज रेवोल्यूशनरी, क्रांतिकारी थे, लेकिन वो क्रांतिकारी थे इसलिए उनका विचार इंपॉर्टेंट नहीं है। आप याद रखिए, क्रांतिकारी राष्ट्रवादी होता है या नहीं होता है? राष्ट्रवादी होगा वो, भाई भारत के लिए क्रांति कर रहा था, देयरफॉर नेशनलिस्ट। तो एम एन रॉय अपने जीवन के पहले चरण में राष्ट्रवादी थे, क्रांतिकारी थे, बिल्कुल वही बात जो आपने अरविंदो के लिए बताई। क्रांतिकारी थे, ही वॉज रेवोल्यूशनरी, ही वॉज नेशनलिस्ट। लेकिन अब जानते हैं कि अगर वो क्रांतिकारी थे तो अंग्रेजों के जमाने के जेलर कितने सख्त थे, पकड़ा जाना तय था, पकड़े गए। और इसलिए अब देखेंगे जितना भी क्रांतिकारी मूवमेंट था बिल्कुल बिखर गया। तिलक मांडले भेज दिए गए, अरविंदो पांडिचेरी चले गए, लाल लाजपत राय को 3 लाठी मिली,
बेहोश हो गए और एम एन रॉय भाग खड़े हुए, देश से ही भाग खड़े हुए। इसलिए पूरा क्रांतिकारी मूवमेंट बिल्कुल बिखर गया इंडिया में, पहला चरण क्रांतिकारी मूवमेंट। लेकिन एम एन रॉय निकल गए। जब अंग्रेज इनके पीछे पड़े, वो पुडुचेरी नहीं गए, वो लंबी यात्रा पे गए। वो निकले यहाँ से निकल लिए और यहाँ से पहले गए मैक्सिको। मैक्सिको इज फार अवे फ्रॉम इंडिया। मैक्सिको गए, साम्यवादियों से मिले और उसके बाद मैक्सिको का एक बहुत बड़ा कम्युनिस्ट लीडर था बोरोदिन। बोरोदिन ने कहा कि जब बोरोदिन एम एन रॉय से मिला, उनका व्हाट ए इंटेलेक्चुअल पर्सन ही, यानी क्या आदमी है यार, ये तो लेनिन से इसको मिलाना चाहिए। तो बोरोदिन एम एन रॉय को लेकर गया लेनिन के पास और एम एन रॉय ने राष्ट्रवाद से कौन सा विचार अपना लिया? मार्क्सवाद। अच्छा, मार्क्सवाद और राष्ट्रवाद में विरोधाभास है या नहीं है? ये सब टेक्निकल बात है। जब आप राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ते हैं तो ऐसे शब्दों को गंभीरता से आप देखिए। नेशनलिज्म इज समथिंग एल्स एंड मार्क्सिज्म इज एंटायरली डिफरेंट। राष्ट्रवाद अलग है, मार्क्सवाद अलग है। एंड मार्क्सिस्ट नेवर बिलीव इन नेशनलिज्म। मार्क्सवादी कभी राष्ट्रवादी नहीं होते। मार्क्स फॉर मार्क्सिस्ट नेशनलिज्म इज बुर्जुआजी कॉन्सेप्ट। आपको मार्क्स में याद है? मार्क्सवादियों के लिए राष्ट्रवादी धारणा क्या है? बुर्जुआवादी, पूंजीवादी। इट बेनिफिट्स ओनली फ्यू। ये बात हमेशा पे रखिए। राष्ट्रवाद मानवतावाद अलग है, राष्ट्रवाद मार्क्सवाद अलग है। अब एम एन रॉय जब मार्क्सवादी बने, राष्ट्रवादी बने, तो कैसे राष्ट्रवादी थे? अरबिंदो जैसे। वो बातों ने बता दिया। हाँ, अरबिंदो से 2 कदम आगे थे, क्योंकि अरबिंदो बम मारने का विचार देते थे, बम मारते थे। इसे कहा गया कि देवर रेवोल्यूशनरी। अरबिंदो वाज एक्सट्रीमिस्ट, अतिवादी थे। अतिवादी वो थे जो बम मारने का विचार देते थे, बम मारते नहीं थे। अरबिंदो ने बम मारा नहीं, हमला किया नहीं, हमला करने को उकसाते थे। और ये कौन थे? रियल में मारते थे। तो मार्क्सवादी बन गए। अगर सोच के देखिए, अगर कोई मार्क्सवादी भारतीय समाज की व्याख्या करे, अब यहां रटने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपने मार्क्स पढ़ा है, तो ये बताइए, मार्क्सवादी भारतीय समाज की कैसी व्याख्या करेगा? अरबिंदो जैसी? बहुत ध्यान से देखिए, अरबिंदो की व्याख्या में भारतीय समाज में जाति है, धर्म है, विषमता थी, लैंगिक विषम तमाम बात थी। अरबिंदो के चिंतन में बिल्कुल नहीं दिखी, क्योंकि सामाजिक विषमता को पाटने का सबसे बढ़िया भारतीय तरीका क्या था? अध्यात्मवाद। अच्छा बताइए, हमारे यहाँ संत महात्मा कोई जाति होती है? संत महात्मा कोई भी हो सकता है। बाबा रामदेव इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दैट। कुछ संत महात्मा जाति व्यवस्था को तोड़ने का सबसे अच्छा तरीका है। और दयानंद, इसे याद रखिए, ये लोग समाज को ऐसे नहीं देखते। डॉक्टर अम्बेडकर के समाज का देखने का तरीका लगे तो बात बहुत क्लियर रही है। कोई नव वेदांतिक परंपरा का व्यक्ति जो भारतीय, ये कॉन्सेप्चुअल चीज एकदम स्पष्ट होनी चाहिए। Whenever any person belonging to न्यू वेदांतिक ट्रेडिशन, जब वो समाज को ऐसे देखता है आध्यात्मिक रूप में, आध्यात्मिक रूप का मतलब है जो सोशल डिवीजन है, ये बेकार की बात है, ये धर्म के खिलाफ है। सही में स्पिरिचुअल आप हो जाएंगे तो दैट सोशल डिवीजन बिकम इररिलेवेंट। वर्ण, जाति, ये सब तो आपने बना रखा है, ईश्वर तो ऐसा मानता नहीं। दैट इज बिलीफ ऑफ स्पिरिचुअलिज्म। इसे विवेकानंद जैसा सामाजिक सुधारक कोई था क्या? विवेकानंद ने कहा कि जो धर्म हमारे किचन में आ जाए, जो छुआछूत पैदा कर दे, ऐसे धर्म को मैं कभी नहीं मानूंगा, ना ऐसा कोई धर्म है। ही वॉज द ग्रेटेस्ट रेवोल्यूशनरी। लेकिन आध्यात्मिक व्यक्ति भी क्रांतिकारी होता है, तरीका उसका अलग है। लेकिन जब एम एन रॉय, अब देखिए, अरबिंदो समाज की व्याख्या करेंगे अलग होगा। और इसलिए कहा भी जाता है वही कल्चरल नेशनलिज्म इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया। भारत में इतनी विविधता है, जाति की, धर्म की और आप भाषा की। बाइंडिंग फोर्स यहाँ क्या हो सकती है? स्पिरिचुअलिज्म। उसे जाति धर्म अपने आप नीचे आ जाएगा। और दूसरी बात, लेकिन मार्क्सवादी जब भारतीय समाज की व्याख्या करेगा,
When Marxists will try to analyze Indian society, what are the parameters for the Marxist? क्या मार्क्सवादी जाति को देखेगा, धर्म को देखेगा, अध्यात्म को देखेगा, कुछ और को देखेगा? इसको क्लास। स्पष्ट है बात? तो हमें कॉन्सेप्चुअली बहुत स्पष्ट होना चाहिए, और इसलिए बार बार कहते हैं कि थिंकर्स वगैरह में बेसिक बात बस आपको ध्यान में रहे, कोई भी आंसर आप लिख लेंगे। Therefore, our society is class divided for Marxist. और इसलिए एम.एन. रॉय भारतीय समाज की व्याख्या कैसे करेंगे? पहला पॉइंट, मेन हेडिंग है। अब राष्ट्रवाद तो बताने की बात नहीं, क्योंकि अरविंदो ने बता दिया। इसे मेन हेडिंग है भारतीय समाज की व्याख्या। इंटरप्रिटेशन ऑफ इंडियन सोसाइटी। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, एक विषय को पढ़ के आप दूसरे में खूब जबरदस्त, और हमारा विषय तो ऐसा है, जब आपको ये समझ में आ जाएगा की टर्म के मतलब, राष्ट्रवादी क्या है, मानववादी क्या है, लोकतंत्र क्या है, स्वतंत्रता क्या है, तो राष्ट्रीय आंदोलन के अलावा क्या है? घटना थोड़ी है वो। तो आपका फिर पढ़ने का तरीका बिल्कुल बदल जाता है। इस वजह से बहुत ध्यान से देखने की आवश्यकता है। और कोई मार्क्सवादी अगर भारतीय समाज की व्याख्या क्लास ही आएगा, इकोनॉमी, क्लास, और अगर क्लास के हिसाब से समाज की व्याख्या है, समाज में सामंजस्य होगा या संघर्ष? संघर्ष। अच्छा, अरबिंदो ने क्या देखा? सामंजस्य, संघर्ष? सामंजस्य। स्पिरिचुअल सामंजस्य की बात करेगा। स्पिरिचुअल के बड़ा कोई नहीं, छोटा कोई नहीं, अमीर कोई नहीं, गरीब कोई नहीं, बिकॉज ईच एंड एवरी वन इज ऑफस्प्रिंग ऑफ गॉड, ईच एवरी वन इज चाइल्ड ऑफ गॉड। तो भाई अमीर कौन, गरीब कौन? इसीलिए अध्यात्म देखिए, सुदामा कृष्ण की दोस्ती आध्यात्मिक है, स्पिरिचुअल है। स्पिरिचुअल अमीरी गरीबी को नहीं देखती, मार्क्सवाद देखता है। तो मार्क्सवाद की व्याख्या क्या? की पॉइंट ऑफ व्यू पहला। अब बताइए, अब ये पूरा एप्लीकेशन है, इसमें रटने की आवश्यकता कुछ तो है नहीं। इसलिए अरबिंदो ने भारतीय समाज की व्याख्या कैसे की? पहला, और सॉरी एम.एन. रॉय। एम.एन. रॉय पहले मार्क्सवादी हैं, इज द फर्स्ट मार्क्सिस्ट। एम.एन. रॉय इज द फर्स्ट मार्क्सिस्ट। वे पहले मार्क्सवादी हैं जिन्होंने भारतीय समाज की मार्क्सवादी व्याख्या की। is the first Marxist who tried to interpret Indian society from the Marxist point of view. इसलिए अब मार्क्सवाद के की टर्म क्या आएंगे? इसलिए उन्होंने माना कि भारतीय समाज क्लास, वर्ग विभाजित है। इंडियन सोसाइटी इज क्लास डिवाइडेड सोसाइटी। इसलिए उन्होंने माना कि भारतीय समाज वर्ग विभाजित समाज है। इंडियन सोसाइटी क्लास डिवाइडेड सोसाइटी। बहुत ध्यान से देखिए, मार्क्सवादी जाति को नहीं मानते, क्या मानते हैं? क्लास, क्लास डिवाइडेड सोसाइटी। अगला पॉइंट, इसलिए एम.एन. रॉय ने आर्थिक आधार पर भारतीय समाज की व्याख्या की। एम.एन. रॉय ट्राई टू एक्सप्लेन इंडियन सोसाइटी फ्रॉम द इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव। उन्होंने आर्थिक परिप्रेक्ष्य से भारतीय समाज की व्याख्या की। आर्थिक परिप्रेक्ष्य से। अगला, और उन्होंने कहा कि समाज में संघर्ष बना हुआ है। देयर इज अ ऑलरेडी क्लास स्ट्रगल इन सोसाइटी।
देयर इज ऑलरेडी क्लास स्ट्रगल इन सोसाइटी, भारतीय समाज में वर्ग संघर्ष बना हुआ है, और ये संघर्ष किसके बीच में है? पहला बुर्जुआजी, वही बात आएगी, बुर्जुआजी एंड प्रोलेटरेट, ये संघर्ष किसके बीच में है? बुर्जुआजी, पूंजीपति और सर्वहारा। दिस कॉन्फ्लिक्ट इज बिटवीन बुर्जुआजी एंड प्रोलेटरेट। तो सवाल है कि सर्वहारा में कौन है? किसान मजदूर। सर्वहारा में कौन है? पीसेंट्स, इवन लेबरर्स, दे बिलोंग टू द प्रोलेटरेट। किसान है, मजदूर है, ये कौन होगा? सर्वहारा। और बुर्जुआजी में कौन है? पूंजीपति हैं, सामंत है, फ्यूडल लॉर्ड्स, कैपिटलिस्ट, दे बिलोंग टू बुर्जुआजी क्लास। ये बात बहुत ध्यान से देखने की है कि एम.एन. रॉय ने इस तरीके से भारतीय समाज की व्याख्या की, यानी देयर इज अ क्लास कॉन्फ्लिक्ट इन सोसाइटी। और याद रखिए, मार्क्सवादियों के अनुसार इट वाज नॉट ए नेशनल मूवमेंट। मार्क्सिस्ट नेवर बिलीव इन नेशन। तो आप याद रखिए, अगर किसी मार्क्सवादी से पूछेंगे कि भारत में राष्ट्रीय आंदोलन, राष्ट्रीय आंदोलन ये कैसा होता है? मार्क्सवादी कहेंगे राष्ट्रीय आंदोलन या ये था साम्यवादी आंदोलन। ये राष्ट्र का आंदोलन था या क्लास स्ट्रगल था? और ध्यान से इस बात को याद रखने की आवश्यकता है। मार्क्सिस्ट नेवर बिलीव इन सच थिंग लाइक अ नेशनल मूवमेंट, यानी लड़ाई साम्राज्यवाद के विरुद्ध थी, उपनिवेशवाद के विरुद्ध थी, या राष्ट्र के निर्माण के लिए थी। इसलिए अगला उनके अनुसार सर्वहारा के द्वारा साम्यवादी दल का गठन किया जाएगा। प्रोलेटरेट will set up its own communist party. Proletariat will set up its own communist party. सर्वहारा के द्वारा साम्यवादी दल का गठन किया जाएगा। बाकी कल आप डॉक्टर अम्बेडकर पढ़ के आइएगा।